अच्छा, हम आज हमारा जो फोकस है वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर है डेफिनेटली। इस पाथवे में कि हम अभी सेकंड पॉइंट यानी पाइथन हमने बेसिक सीख ली है, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी जो है ना वो वन बाय वन ग्रिप कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत हवा ना होना शुरू हो जाए कैसे चीज़ें चलती हैं। उसके बाद फिर डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके अंदर टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसी के ऊपर या नीचे एक यहाँ पे डायग्राम बनाने लगा हूँ, उससे कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। और उसके साथ मैंने आप लोगों की रेपोजिटरी के अंदर बुक्स करके एक डाल दिया है फोल्डर, उसमें एक बुक मैंने रखी है, मुझे मिली काफ़ी, क्योंकि हम वो पढ़ रहे थे ना गूगल डॉक से, वो लिंक भी हमारे पास है वैसे। तो ये एक फुल फ्लैज किसी ने बुक टाइप बनाई हुई है, हर एक की डेफिनेशन लाइक बेस लाइन क्या है, बैच क्या है, कोलैबोरेशन लेयर, चेक पॉइंट किसे कहते हैं, क्लास बैलेंस क्लासीफायर, कोर एमएल, क्रिएट एमएल, डाटा सेट किसे कहते हैं, बहुत सारी इसमें उसने जो है ना वो वर्ड डाले हुए हैं, मॉडल एमएल ओप्स किसे कहते हैं। तो वो हम डायग्राम के बाद इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। बट स्टिल आप फ्री इस वीक का आपका टास्क ये होगा कि आपने इस बुक को एक दफ़ा पढ़ना है और अगर कुछ समझ नहीं आती तो उस डेफिनेशन को कॉपी करना है और चैट जीपीटी से समझना है कि वो क्या होती है। बस देखें, हम अभी एकदम सारे टॉपिक तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, लेकिन हम ग्रैब करना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ये वो हैं जो मैक्सिमम है, उसी के अंदर हमने अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी है। तो हम कोडिंग तो कर नहीं रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो जस्ट हम उसकी डेफिनेशन समझना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास जो वोकेबलरी है हमारे माइंड के अंदर वो काफ़ी अच्छी हो जाए। और जब हम किसी से बात कर रहे हों या हम जब लर्न कर रहे हों चीज़ें, तो हमें हर एक मतलब चीज़ के बारे में पता हो ये किस रिलेटेड बात हो रही है और इसमें हमने क्या मज़ीद अचीव करना है। अच्छा, अब हमारा गोल ये है, अभी पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे ताकि हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें और फिर चीज़ें हम आगे वर्क करेंगे। इस डायग्राम के अंदर मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो पहले कैसे चलता था, अब एआई के साथ वो कैसे वर्क करेगा, यानी उसका पूरा आर्किटेक्चर क्या होता है। एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं या हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और उन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं। लाइक उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमने अंडरस्टैंड करना है और उसकी शक्ल कैसे नज़र आती है। सबसे पहले हमारे पास अगर बेस सॉफ्टवेयर की देखें ना, जो ईयर्स ऑफ ईयर्स से जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वो 3 लेयर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा, पहली लेयर हमें पता है, उसको हम फ्रंट एंड लेयर बोलते हैं, फ्रंट एंड, सही है। ये यूआई भी होती है सॉफ्टवेयर की। अच्छा, ये हमारी पहली लेयर आ गई जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और लेयर आएगी, उसको हम बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। और एक और लेयर उसके बाद हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस लेयर। अच्छा, इनका फ्लो ये होता है कि हम फ्रंट एंड से एरो जा रहा है बैकएंड को, यानी फ्रंट एंड बैकएंड से कम्युनिकेट करता है और वो जो जिस तरह से कम्युनिकेट करता है वो एक प्रोटोकॉल है जिसको एपीआई मतलब जिसको हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं जो फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, लैंग्वेजेस, एक पर्टिकुलर सब लोग खामोश हो जाएंगे। हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स कि फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे बात करेगा, उसके सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें से एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर हम बहुत सारी काम करते हैं, अक्सर आप लोग वेबसाइट खोलते होंगे, उस प्रोटोकॉल को हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मैं अभी अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, तो इस वेबसाइट के URL के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे ये HTTPS: लिखा हुआ है ना। इस वक्त जो हमारी वेबसाइट सर्व हो रही है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो उसको हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं, सही। ये एक प्रोटोकॉल है, यानी प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि यूज़र हमारी एप्लीकेशन से या बैकएंड से कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड बैकएंड से कैसे बात कर रहा है उसके लिए एक HTTP प्रोटोकॉल है। बहुत सारे हैं, जैसे HTTP एक प्रोटोकॉल है, इस तरह हमारे पास WS वेब सॉकेट, WS कोलन यहाँ पे होगा / आगे कोई भी URL होगा, इसको बोलते हैं वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। इस तरह हमारे पास एक प्रोटोकॉल काफ़ी फेमस है आजकल जो चलता है, जिसको हम gRPC बोलते हैं, वो बड़ी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इस तरह हमारे पास
यानी ये HTTP एक्चुअली इसका इस प्रोटोकॉल का नाम तो HTTP है। एस इसलिए लगाते हैं कि अगर हमने HTTP प्रोटोकॉल के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है। सिक्योर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जब फ्रंट एंड बैक एंड से बात करेगा ना, उसका जो डाटा होगा वो इनक्रिप्टेड वे में जाएगा। इनक्रिप्टेड मतलब अगर मैंने यहाँ से हेलो भेजा है तो वो बैक एंड के ऊपर जब जा रहा है तो समझो बैक एंड पे कैसे जाता है। हमारा बैक एंड अज्यूम करें कि दुबई में, तो अब मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। अब मेरे पाकिस्तान से हेलो लिखा हुआ मैसेज कहाँ जाएगा? दुबई में जाएगा। अब वो दुबई में कैसे जाएगा? वो एक आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वायर, इंटरनेट वायर, यानी यहाँ से मेरे मॉडेम से रिक्वेस्ट जाती है जो मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके पास, फिर हमने देखा रोड्स के ऊपर के वो वायर डालते हैं, उस वायर से होता हुआ वो कोई मेन सर्वर के पास जाता है, वहाँ से वो हो सकता है इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद से कराची जाती है कोई वायर, उस कराची वायर से आगे वो दूसरे कंट्री को थ्रू जो है ना वो सी मिलाती है वायर, बड़े वाली वायर जो अक्सर हमारी कट जाती है, वो वायर जो है वो वहाँ पे पहुँचती है, दुबई में पहुँच जाती है, अज्यूम करें, सही है। अब एक वायर हमारी दुबई में पहुँच गई, वहाँ पे आगे फिर इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस कंपनीज हैं, वो उसके पास आता है, उससे उधर से फिर उनके रोड से होता है, उनकी सिटी से होता है, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो वहाँ तक मैसेज पहुँचता है। अब ये इस जो वायर है ना, ये वायर, इसके अंदर जब डाटा जा रहा होता है, यहाँ पे हैकर आता है। हैकर समझते हैं, मतलब वो जब मेरा मैसेज हेलो इस वायर से होता हुआ दुबई में पहुँच रहा है, इसके दौरान वो डाटा को चुरा लेता है। अब कोई क्रेडिट कार्ड है, मैंने लिखा अपना क्रेडिट कार्ड, नीचे अपना कोड लिख दिया, अब वो मेरी वायर से होता हुआ दूसरी लोकेशन पे जा रहा है जहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड भेज रहा हूँ। अब बीच में कोई हैकर पड़ेगा, वो वायर से निकाल लेगा डाटा। आपको सिंपलिसिटी में समझाने के लिए, मतलब प्योरली ऐसे तो नहीं होता होगा, मतलब अजम्पशन है कि ऐसा हो रहा होगा। अजान सुन ले बस। अच्छा, मैं आप बात बता रहा था कि हमारा जो डाटा है ना वो थ्रू, ज़्यादातर जो डाटा है अभी तो मतलब स्टारलिंक कंपनी आपने सुना होगा, वो अब विदाउट वायर भी पूरी दुनिया को मिला रही है। मतलब समझो कि हम उससे कनेक्ट होते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री से ऐसे कनेक्ट कर रही है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें यहाँ पे हर कंट्री से ये मेन वायर जो हैं वो निकलती हैं, वो एक दूसरी कंट्री में जाती हैं और ये पूरा जाल बिछा हुआ है। और वो इस तरह की कोई वायर होती है, जैसे यहाँ पे इस तरह की मेन वायर है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मिलाती है। तो अब जब हमारा डाटा, जब हम यहाँ से कोई मैसेज सेंड करते हैं, जब थ्रू व्हाट्सएप ही चाहे करते हैं, तो अगर दूसरे कंट्री में वो मैसेज ने पहुँचना है तो अब वो थ्रू वायर जाता है, यानी समझो कि किसी मीडियम के थ्रू जाता है, इस वायर के थ्रू जाता है। अब इसके अंदर हैकर जो है ना वो बैठे होते हैं, वो इसमें से डाटा को चुराते हैं और उसमें से फिर जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे फिर सिक्योरिटी आती है कि किसी तरह से इस डाटा को सिक्योर किया जाए। तो इसलिए HTTP प्रोटोकॉल के साथ HTTPS एक इजाफा किया गया था प्रोटोकॉल के अंदर, जिसका मतलब था सिक्योरिटी, कि हमने इसको मज़ीद सिक्योर करना है। सिक्योर क्यों करना है कि जो डाटा जाएगा ना वो इनक्रिप्टेड वे में होना चाहिए, अगर वो कोई हैक भी कर ले उससे तो उसको कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उससे ना मिल सके। लेकिन डेफिनेटली वो सिक्योरिटी वर्सेस हैकिंग, ये तो ऑल दी वेज जो चलता रहता है चीज़ें। लेकिन मेन बात ये है कि जो कम्युनिकेशन होती है उसके मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हैं। वो प्रोटोकॉल जैसे HTTPS है, GRPC प्रोटोकॉल है, WS प्रोटोकॉल है, इस तरह के मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट फ्रंट एंड, फिर सॉरी हमारी यानी यूज़र हमारी बैकएंड एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर में बैकएंड की एप्लीकेशन क्यों होती है? क्योंकि हम सारा कुछ फ्रंट एंड पे नहीं रख सकते, हम ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जिसमें हर चीज़ फ्रंट एंड पे हो। ऐसा क्यों है? अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिसका आर्किटेक्चर जो है वो सिर्फ एक ही लेयर है, उसके अंदर फ्रंट एंड लेयर है, उसी में पूरा सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, जैसे एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक ही लेयर है,
और ये है फ्रंट एंड लेयर। फ्रंट एंड लेयर क्या होती है? जिससे यूज़र बात करे। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर ही सिर्फ इतना ही है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, डेट्स इट। और थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, प्रोग्रामिंग होती है, डन। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हमें बैकएंड की लेयर को बनाना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न क्या है कि अगर सिर्फ एक ही लेयर होगी तो सारे काम हम उससे अचीव नहीं कर सकते। कब जब दो यूज़र ने एक ही चीज़ को कम्युनिकेट करना है। जैसा कि अगर हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, अगर वो सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही होगी और कहीं पे नहीं होगी तो कोई दूसरा बंदा उस पोस्ट को देख नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि उसको मुझे कहीं ऐसे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे रखना है, अपने इस लैपटॉप से कहीं दूर रखना है, ताकि कोई दूसरा बंदा भी उस पोस्ट को रीड करके देख सके। तो हमें इसलिए बैकएंड की लेयर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम कुछ ऐसी लॉजिक्स होती हैं बिजनेस की जिसको फ्रंट एंड पे नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसा कि अगर लेट्स सपोज हम कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक बैलेंस होता है हमारा। अगर हमारा सारा कुछ फ्रंट एंड पे होगा, जैसे इस कैलकुलेटर के अंदर है, और मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैं अगर इसका किसी तरह से कोड क्रैक कर लूँ तो मैं अपना बैलेंस खुद ही चेंज कर सकता हूँ। इसलिए फ्रंट एंड का कोड जो है वो लो, मतलब उसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। जैसा मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका सारा कोड नज़र आ जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी आ जाएंगी। इवन तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग लिख सकता हूँ, कोई लूप चला सकता हूँ, कोई कंडीशन लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उससे मेरी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। बात समझ रहे हो? तो इसलिए जो फ्रंट एंड लेयर होती है वो सिर्फ यूज़र के लिए होती है और उसमें हम कंट्रोल नहीं छोड़ते हैं। यानी वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें शो हो रही होती हैं या हम यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं या यूज़र को दिखा रहे होते हैं। जो एक्चुअल डाटा ना वो हम फ्रंट एंड लेयर पे नहीं रखते हैं। उसकी मसला क्या होता है, अगर हम फ्रंट एंड लेयर पे रख देंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, फिर कोई भी उसको चेंज कर सकेगा। जो टेक्निकल यूज़र है, जैसे हमारे जैसे डेवलपर हैं, तो अब वो डेवलपर को तो सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी कर लेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हम फ्रंट एंड लेयर में वो सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए हमारी जो फ्रंट एंड लेयर है वो सेपरेट रहती है। इसी तरह हमारे पास एक बैक एंड लेयर होती है जिसके अंदर हम इस तरह की बिजनेस लॉजिक्स रखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो मैं बैक एंड लेयर में कोड लिखता हूँ ना, वो कोड कभी भी फ्रंट एंड पे नहीं आता है। यानी जो हम फ्रंट एंड लेयर में कोड लिखते हैं वो यूज़र की डिवाइस में चला जाता है। यानी मेरे लैपटॉप में आ गया, मैं फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन में आ जाता है। मैं कोई व्हाट्सएप की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जो उसकी फ्रंट एंड की लेयर है उसका कोड मेरे पास है, लेकिन उसकी जो बैक एंड की लेयर है ना, उसका कोड मेरे पास नहीं है। वो कोड किसी सिक्योर प्लेस पे पड़ा है, किसी कंट्री के अंदर, और वहाँ जहाँ वो कोड रखा हुआ है उसका हमें पता नहीं है। सही है? और उसका पता किसको है? जिस बंदे ने उस एप्लीकेशन को डेवलप किया है या जो उस एप्लीकेशन का ओनर है। यानी अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, मैं डेवलपर हूँ लेकिन मैं ओनर नहीं हूँ, अब कोई ओनर कोई और है, तो हम दोनों को पता है कि वो कोड क्या चीज़ है और कोड हमने कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन जो बाकी पब्लिक दुनिया है वो हमारा वो कोड नहीं देख सकती। तो यानी जो बैकएंड पे हम कोड लिखते हैं वो फ्रंट एंड के लोग यानी आम पब्लिक नहीं देख सकती, इवन डेवलपर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से बैकएंड का जो कोड होता है वो, यानी मैंने लिखा है, अगर मैं डेवलपर हूँ, जिस भी डेवलपर ने लिखा है उसको पता होता है और उसने कहीं पे उसको रखा होता है सिक्योर इंटरनेट पे, क्लाउड पे। यानी डिफरेंट तरह के क्लाउड है हमारे पास, AWS, गूगल, डिजिटल ओशन, जिसको होस्टिंग भी बोलते हैं। तो वहाँ किसी क्लाउड के अंदर उसने उसको रखा हुआ है और वो किसी यूज़र को एक्सेस नहीं हो सकता। उसको एक्सेस करने के लिए हमें सिक्योर पासवर्ड और सीक्रेट कीज और इस तरह की चीज़ें चाहिए ताकि मैं उसके अंदर लॉगिन करके वो कोड ब्रीच करूं। तो नॉर्मली हैकर वहाँ पे उसके लिए वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी हमने लगाई होती है और उस एड्रेस को हम पब्लिक भी नहीं करते हैं कि ये किस जगह पे, कौन सी IP पे, कौन सी लोकेशन पे, किस लैपटॉप में, किस सिस्टम में, कहाँ पे हमने वो कोड रखा हुआ है। तो इस वजह से वो कोड जो है हमारे लिए सिक्योर होता है। अगर वो कोड ब्रीच हो जाए तो फिर तो सारा सॉफ्टवेयर ही ब्रीच हो गया ना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर की बैक एंड लेयर ब्रीच हो जाती है, मतलब वो कोड की कोई एक्सेस कर लेता है। जब एक्सेस कर लेता है तो उसके पास सारे कंट्रोल आ जाता है सॉफ्टवेयर का। तो इसलिए इस लेयर को हम सिक्योर बनाते हैं। तो ये लेयर तो फ्रंट एंड पे है, यानी यूज़र की लैपटॉप के अंदर ही कुछ ऐसा कोड हम लिखते हैं जो यूज़र के लैपटॉप में, यूज़र के मोबाइल में, इन जगहों के ऊपर वो चला जाता है। अब फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है, वो नॉर्मली उसके लिए स्टैंडर्ड एक कीवर्ड है जिसको हम API बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। इस
तरीकाकार की मदद से हमारा फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है। सही है। अच्छा, वो बात करने के लिए प्रोटोकॉल मल्टीपल हैं, यानी वो वेब सॉकेट भी यूज़ कर सकता है, वो HTTP प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकता है, वो gRPC प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकता है, वो और भी प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कर सकता है। समझ रहे हैं? तो कोई भी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए API की मदद से हमारा फ्रंट एंड बैक एंड से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, बात करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा फ्रंट एंड का कोड लैदा प्लेस पे है और बैक एंड का कोड लैदा है, और बैक एंड के कोड का किसी को पता नहीं है। तो हम बैक एंड के कोड में सिर्फ एक ही होल रखते हैं जिसमें से हम ट्रैफिक को रिसीव करते हैं, सही, जिसको हम API बोल रहे हैं, और हम उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी लगाते हैं कि कोई बंदा अगर उस API के थ्रू हमें कॉल भी कर रहा है तो वो किसी तरह से भी हमारे कोड को या हमारी चीज़ों को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो समझो एक एप्लीकेशन का जो कोड है, हाफ कोड फ्रंट एंड लेयर में होता है जो कि डेवलपर देख सकता है इंस्पेक्ट करके, हाफ कोड बैक एंड लेयर में होता है जो कि कोई नहीं देख सकता, वो सिक्योर होता है। तो ऐसी बिजनेस लॉजिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कहाँ पे रख देते हैं, बैक एंड में रख देते हैं। फिर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस लेयर। क्या बोलते हैं? डेटाबेस की लेयर। इस डेटाबेस लेयर के अंदर क्या होता है, हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर होता है, क्योंकि जो बैक एंड है ना, बैक एंड की लेयर, इसमें कोड है, यानी इसमें डाटा नहीं है, इसमें कोड है जो हम राइट करते हैं, मतलब कि इतना बैलेंस आया है, इस बैलेंस को इतना प्लस कर दो, इतना माइनस कर दो। अब वो इतना प्लस माइनस करके वो डाटा को जहां हम सेव करते हैं उस लेयर को हम डेटाबेस लेयर बोलते हैं। सही है। अच्छा, उस डेटाबेस लेयर के अंदर हमारा डाटा एक्चुअली सेव होता है, और ये भी कम्युनिकेशन डेफिनेटली किसी ना किसी API के थ्रू ही हो रही होती है, किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही फ्रंट एंड की बैक एंड से बात हो रही होती है, और फिर दोबारा डेटाबेस लेयर की बैक एंड से बात होती है। यानी मैंने इसको कुछ रिक्वेस्ट की तो रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने यहाँ से इसने जो API की रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे सारा मैकेनिज्म चलता है। हमने रिक्वेस्ट की और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आता है। सही है। तो इस तरह से हमारी जो ये लेयर चल रही होती है। तो ये वाली लेयर का कोड भी हम लिखते हैं, इस लेयर का भी कोड हम लिखते हैं, लेकिन ये जो लेयर है ना डेटाबेस, इसका कोड पहले ही दुनिया ने बहुत सारा लिखा हुआ है। सही है। उसमें दो तरह की डेटाबेसेस होती हैं, SQL वर्सेस नो SQL। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, नो SQL मतलब नॉन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। SQL के अंदर हम टेबल बनाते हैं, यानी डाटा हमारा टेबलर फॉर्म में सेव होता है, हमारे पास टेबल होता है, और नो SQL में हमारे पास डाटा जो है वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ऐसे हो ना, यूज़र नेम, यूज़र में भी यूज़र नेम, आगे उसका कोई भी जो नाम है वो आ जाता है। इस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास टेबल बनता है। टेबल समझते हैं ना, जिस तरह नॉर्मली एक टेबल होता है जिसके अंदर मल्टीपल रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, मतलब, और इसमें जितने कॉलम होंगे, चीज़ें होंगी, हम पहले से डिफाइन करते हैं। ये एक टेबलर फॉर्म में डाटा हमारा SQL में सेव होता है। पहले से क्या करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि एक मेरे यूज़र का टेबल होगा, उसमें ये कॉलम होंगे। अब उसमें रोज़ तो इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन कॉलम फ्लेक्सिबल नहीं है। जब भी नई रो ऐड होनी है तो उतने ही कॉलम का वो सेम डाटा हमें ऐड करना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, टेबलर फॉर्म में डाटा जब स्टोर होता है। नो SQL थोड़ी फ्लेक्सिबल डेटाबेसेस हैं, उसमें आप कुछ भी जो आपका दिल कर रहा है वो सेव कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन आती है तो हम SQL डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन के अंदर स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने बुर्ज खलीफा बनाना है, अब ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हम उसमें स्ट्रक्चर नहीं मैनेज करेंगे, हम उसके मैप, उसकी डायग्राम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, तो हम क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं। तो क्या होगी, अगर हम बनाएंगे भी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। लेकिन जब हमने कोई छोटा सा घर बनाना है, या कोई गांव में कोई छोटा सा 2-3 फ्लोर का कोई, या 1 फ्लोर की कोई मैंने बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें इतनी सारी मैप बनाने की, डायग्राम बनाने की, नक्शे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बगैर स्ट्रक्चर से भी चीज़ें चल जाती। तो जब बहुत बड़ी, यानी पूरे, आप कहते हैं कि पूरी एक ERP टाइप सॉफ्टवेयर बनाना है, ERP बोलते हैं एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन जिसके अंदर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम हैंडल कर सकते हैं, तो फिर हम SQL डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं। और जब हमने कोई सिंपल सा आइडिया बनाना है, जैसे हम कोई
AI वीडियो प्लेयर बना लेते हैं, जैसे हम कोई मे बी मेडिटेशन ऐप बना लेते हैं, कोई छोटी मोटी ऐप हम बना लेते हैं, कोई चैट एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी हम ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, ये कोई आइडिया है मेरा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे NoSQL डेटाबेसेस अच्छा काम करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। तो जब बहुत बड़ी साइज मतलब बहुत बड़ा साइज होता है तो नॉर्मली NoSQL की परफॉर्मेंस SQL से बेहतर होती है, लेकिन जब बहुत बड़ा लेवल का सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो फिर SQL जो है ना NoSQL वहाँ पे प्रॉब्लम करती है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, तो फिर हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे फिर हम SQL डेटाबेसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। SQL में जो फेमस डेटाबेस है वो कौन सी है? नो, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेमस जा रही है वो है पोस्टग्रेस, क्या नाम है उसका? और NoSQL में जो सबसे फेमस डेटाबेस है उसका नाम क्या है? MongoDB। ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हैंड्स ऑन हो जाएंगे, कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है। ये तो है जो अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं वो इस बेस के ऊपर जो है ना वो रन होते हैं या चलते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, अब इनकी अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, फ्रंट एंड हम बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रही है। इसमें अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास इसमें मल्टीपल फ्रेमवर्क हैं। जो सबसे फेमस ज़्यादा फ्रेमवर्क हैं वो रिएक्ट का स्टैक है, जिसके अंदर React.js है, Next.js है, सही है। और अगर मोबाइल की बात करें फ्रंट एंड के अंदर तो वहाँ पे React Native जो है वो काफ़ी फेमस फ्रेमवर्क जो है वो चल रहा है। अच्छा, बैकएंड की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल स्टैक हैं, लेकिन चूंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए पाइथन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम बैकएंड का कोड लिख रहे होंगे। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि आप फ्रंट एंड लेयर पे अभी काम नहीं कर रहे, हम चूंकि पाइथन चलती है बैकएंड के ऊपर, तो हम बैकएंड की लेयर बनाएंगे और डेटाबेसेस को ऑटोमेट करना सीखेंगे। समझ रहे हो? तो दो पिछले एक सॉफ्टवेयर की दो लेयर्स पे हम काम करेंगे, बैकएंड लेयर और डेटाबेस लेयर। अच्छा, ये बैकएंड का कोड हम पाइथन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, और जो है C# है, Node.js है, बहुत सारी हैं इसमें, तो इवन PHP है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक लिस्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और डेफिनेटली चूंकि हम AI का कोर्स कर रहे हैं तो हमारी जो बेस लैंग्वेज है वो पाइथन है, तो हम पाइथन में ही करेंगे। अब चूंकि हम पाइथन में काम करेंगे तो पाइथन हर लैंग्वेज, पहले देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले जब भी हम सॉफ्टवेयर की लेयर की बात करेंगे ना फ्रंट एंड, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिवाइड होती हैं। जैसे मैंने बोला जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, या और भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो वो डिवीजन होगी। उनके बाद फिर उनके फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, नेक्स्ट है, व्यू है, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स हैं। इसी तरह अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड के अंदर पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे, उसमें हमने पाइथन को चूज़ कर लिया। अब पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क कौन से हैं? अगर हम PHP चूज़ करते तो उसमें कोकोनेटर था, उसमें लारावेल था, उसमें इस तरह के फ्रेमवर्क होते। अगर हम C# को चूज़ करें तो उसके अपने फ्रेमवर्क होंगे। Node.js को चूज़ करें तो उसके अंदर एक्सप्रेस है, उसके अंदर नेस्ट है, उसमें बहुत सारे अपने फ्रेमवर्क्स हैं। जावा को चूज़ करें, जावा स्प्रिंग, उसके अपने जो हैं फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। चूँकि हम पाइथन को चूज़ करें तो पाइथन के अंदर 2-3 मेजर फ्रेमवर्क हैं जो नॉर्मली बैकएंड लेयर के लिए काम आ रहे हैं, जिस फ्लास्क है, फास्ट API है और जेंगो है। तो ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो बैकएंड लेयर के अंदर जिसमें हम काम करते हैं। फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? होता क्या है कि देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके किसी ने बहुत सारा कोड लिख दिया है जिसकी मदद से हमें अपनी एप्लीकेशन बनाने में आसानी होती है, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो फ्रेमवर्क एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो कोई 2-4 लाख लाइंस ऑफ कोड होता है जो किसी ने पहले से लिखा हुआ है, उसको हम फ्रेमवर्क बोल देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम अपना काम जो करना चाहते हैं वो जल्दी से कर लेते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। तो एक्चुअली कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है जिसमें हम कोई फ्रेमवर्क लिखते हैं। तो फ्रेमवर्क किसी ज़ुबान में लिखा हुआ आसान तरीकाकार है, जिसको हम ये ऐसे कह लें टेम्पलेट है। जैसे अगर कोई हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो इंग्लिश में हम ईमेल का टेम्पलेट बना लें, तो एक्चुअली ये फिर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है कोई उसका फ्रेमवर्क हो गया। एक्चुअली ईमेल का टेम्पलेट भी तो इंग्लिश ही है तो वो लैंग्वेज ही,
लेकिन वो हमने चूंकि उसको फ्रेमवर्क बना लिया, मतलब उसको आसान करके उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया, हमेशा उसी में थोड़ी चेंजेस करते हैं और ईमेल सेंड कर देते हैं। इसी तरह कोई ऐसे हमने लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बना लें, कोई भी चीज़ लिखनी है उसका अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो इस तरह पाइथन अगर कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लें तो उसमें लोगों ने कोड कर करके बहुत सारे फ्रेमवर्क बनाए होते हैं ताकि हमारा कोड या काम करने का तरीका आसान हो जाए। अच्छा, ये यहाँ तक तो सारा सॉफ्टवेयर जो है वो बेस कर रहा है, जो पहले भी हम डेवलपमेंट करते रहे हैं, सीखते रहे हैं, वो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि हम आगे मूव कर सकें ऊपर को। अब ये तो एक्चुअली हमारा जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रही थी पहले से। अब यहाँ पे एक जो नई लेयर इंट्रोड्यूस हो गई है ना, जिसको हम एआई लेयर बोल रहे हैं, जो हर तकरीबन सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल हो रही है अब। अच्छा, वो एक ये वाला बेस आर्किटेक्चर या बेस सॉफ्टवेयर तो स्टिल वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि एआई को हम डायरेक्टली यूज़र एंड पॉइंट पे यूज़ नहीं कर सकते। उसको यूज़ करने के लिए ये वाला आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमें ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर ही बनाना है जिसके अंदर एआई यूज़ हो रही होगी। जैसे चैट जीपीटी है, उसका एक फ्रंट एंड भी है, यानी उसके अंदर ये वाली लेयर भी है, उसके अंदर बैक एंड की लेयर भी है, और उसके अंदर कोई डेटाबेस भी है, क्योंकि जब मैं दोबारा जाता हूँ तो मुझे वो लिस्ट ऑफ चैट्स नज़र आती हैं, तो मतलब वो कहीं सेव हो रही हैं। तो जब अगर वो सेव हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसमें डेटाबेस की लेयर भी लगी हुई है। अब उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम एआई बोल रहे हैं, वो बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करती है यहाँ पे, और उसका एक सेपरेट लेयर जो है वो बन जाती है यहाँ पे। तो हमारी जो बैकएंड की समझो लेयर है ना, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर, अब चूंकि हमारा तो वही काम है ना, तो अब हम उसके अंदर चले जाएंगे कि वो कैसे काम करता है। तो हमारी बैकएंड से समझो हम ऐसे कह लो कि रिक्वेस्ट करते हैं, या रिक्वेस्ट कह लो या कॉल कह दो, कॉल एआई, मे बी एआई कॉलिंग, आप लोगों को समझाने के लिए। तो हम बैकएंड से एआई को कॉल करेंगे। अब एआई का रिस्पॉन्स भी टेक्निकली कहाँ से आएगा, फिर कहाँ पे आएगा? बैकएंड में। क्योंकि हम बैकएंड से ही एआई को कॉल कर रहे हैं तो एआई अपना रिस्पॉन्स भी कहाँ पे देगा? बैकएंड पे देगा। अब मेरे पास पॉइंट है, अब शायद आप समझ भी पा रहे होंगे, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई बैकएंड के पास, बैकएंड ने देखा कि एआई को कॉल करना है या नहीं करना। अगर करना है तो रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी? एआई पे। एआई से जब जवाब आया किसके पास आया? अब बैकएंड ने डिसाइड करना है यार डेटाबेस में इसको सेव करना है या फ्रंट एंड को भेजना है। अगर तो दोनों काम करने हैं तो वो क्या करेगा? पहले डेटाबेस में भेज देगा, जो जवाब आ जाएगा फिर बाद में उसको फ्रंट एंड को भेज देगा। पिक्चर क्लियर हो गई कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई बैकएंड के ऊपर, अगर एआई रिक्वायर्ड है एआई के मॉड्यूल पे चली गई, वहां से रिस्पॉन्स आया कहाँ पे? बैकएंड पे, और बैकएंड ने किसको कॉल कर लिया? अगर रिक्वायर्ड है डाटा सेव करना तो डेटाबेस को, डेटाबेस से दोबारा आंसर आ गया बैकएंड के पास, और ये कंप्लीट लूप है। समझो यहाँ से रिक्वेस्ट, ये वाला एरो चला, फिर ये एरो चला, फिर यहाँ से ये एरो आया, यहाँ से इधर चला गया, इधर से वापस इधर, और इधर से यहाँ पे। तो ये एक ऐसा पूरा फ्लो है जो घूम के रिस्पॉन्स मेरे पास आता है। बात समझ आ गई? तो इसको हम एक एआई एप्लीकेशन या एक एआई का जो है वो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। अब टेक्निकली मतलब अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हमने ये वाली चीज़ें तो करनी ही करनी है, यानी बेस आर्किटेक्चर तो सीखना ही सीखना है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बेस नहीं सीखेंगे तो हम एआई भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एआई बना भी ली तो वो तो यूज़ ही नहीं हो सकती डायरेक्टली। डायरेक्ट यूज़ करने के लिए उसको ये वाली लेयर 2 बनाना ज़रूरी है, ताकि चलो अगर डेटाबेस लेयर नहीं भी है, कोई हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एआई का ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें मुझे डाटा सेव नहीं करना, तो लेट्स सपोज हम इसको निकालते हैं, लेकिन फिर भी ये वाली 3 लेयर्स तो बनानी पड़ेंगी। एक्चुअली चूंकि एआई का कोड भी हम पाइथन में ही लिखते हैं तो ये भी एक कोड ही होता है, आप ऐसे समझे। तो चूंकि बैकएंड भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, तो कोड आपस में कॉल करने के लिए क्या मतलब, मैं इमेजिनेशन बनाने के लिए इधर इसको लहदा लिख रहा हूँ, लेकिन ये कोड है और ये इकट्ठा ही फाइलों में पड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये वहीं पे चल रहा होता है, लेकिन आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए मैं कह देता हूँ कि एपीआई कॉल हो रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि वो चूंकि वो भी पाइथन का लिखा हुआ कोड है और ये भी पाइथन। अब 2 पाइथन के, ये समझो बैकएंड का
कोड भी क्या होता है, पाइथन का लिखा हुआ एक फंक्शन, और ये भी क्या है, पाइथन का लिखा हुआ एक फंक्शन। तो फंक्शन को आपस में क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इसलिए मैंने कहा था एआई कॉलिंग या एआई फंक्शन कॉलिंग कह लें आप, अगर और भी विजिबिलिटी लेके आनी। लेकिन आप और अगर दूसरी ज़बान में देखना है तो एपीआई कॉल बोल लें, इट्स अप टू यू। लेकिन मेन पिक्चर समझ आ गई है ना क्या है। तो अब पहले सॉफ्टवेयर 3 लेयर में होते थे, अब सॉफ्टवेयर 4 लेयर हो गए। 4 लेयर में क्या है, फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर, एआई लेयर एंड डेटाबेस लेयर। बात समझ आ गई। इससे हमारा कंप्लीट एक एआई का सॉफ्टवेयर बन जाता है। जितने भी आप सॉफ्टवेयर एआई के देखेंगे उसके अंदर ये 4 लेयर्स आपको नजर आएंगी। समझ आ गई। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, माइंड में कोई क्यूरियोसिटी आ रही हो कि ये चीज़ कैसे। अब चैट जीपीटी को अज्यूम करें तो चैट जीपीटी की जो फ्रंट एंड की यूआई है, जहाँ पे हम जाके लॉगिन करते हैं, अपनी चैट लिखते हैं, वो फ्रंट एंड है। अब उसके पीछे एक रिक्वेस्ट जाती है, अगर आपको मैं दिखाऊं भी वो रिक्वेस्ट, तो चैट जीपीटी यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क टैब ओपन करता हूँ, ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जब मैं इधर लिखूँगा हेलो जीपीटी, मैंने हेलो जीपीटी लिखा, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स के अंदर ये कुछ डाटा आ रहा है तो ये कन्वर्जेशन में होगा। अच्छा, ये रिक्वेस्ट गई, जिसमें मैंने लिखा हुआ था जो भी मेरा मैसेज था, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, जैसे टाइम जोन चला गया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही है, वेब सॉकेट रिक्वेस्ट जा रही है, इस तरह की, यानी ये प्रोटोकॉल डिफरेंट यूज़ कर रहा होगा। और मैसेजेस की लिस्ट में मैसेजेस आ रही है, क्लाइंट कन्वर्जेशन, ये पूरी डिटेल आ रही है। मैसेजेस की लिस्ट में मैसेजेस जो हैं वो जा रहे हैं, तो ये एक पूरी डिटेल जो है वो मैसेज जा रहा है, इसके अंदर यूज़र की कन्वर्जेशन है। यहाँ पे देखो जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो क्या जा रहा है, हेलो जीपीटी, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा था, हेलो जीपीटी, और मुझे रिस्पॉन्स क्या आया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये एक रिस्पॉन्स आया था। ये रिस्पॉन्स कैसे आया, अगर मैं इवेंट स्ट्रीम में देखूँ, इवेंट स्ट्रीम में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स एक ही दफ़ा में नहीं आ रहा है, चंक में आ रहा है। चंक समझते हैं, छोटे छोटे हिस्से, पार्ट्स, किसी चीज़ के हिस्से बना लेना। तो हमारे पास बैकएंड पे ये कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पे जो ये मेरा रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स, ये मैं एक ही बड़ा रिस्पॉन्स भी भेज सकता हूँ और चंक के अंदर भी एक एक वर्ड का रिस्पॉन्स भी भेज सकता हूँ, दोनों कंट्रोल। जो एक एक वर्ड का रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जिस तरह वीडियो स्ट्रीमिंग होती है ना, कि थोड़ी थोड़ी वीडियो आई जाती है, लोड हो जाती है, चलती है, तो यही सेम स्ट्रीम होता है इसको यहाँ पे, इसलिए इसको ये इवेंट स्ट्रीम बोल रहा है। इवेंट मतलब ये थोड़ा थोड़े इवेंट जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, इसमें ये क्या रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखना शुरू करें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में अगर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी आ रही हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल भेज रहा है कि क्या क्या रिस्पॉन्स जो हैं वो आए हैं। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, इसका टेक्स्ट भी जो मेरे पास शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, जैसे ये हेलो आया तो फिर हाउ कैन रिस्पॉन्स के अंदर आया, समझ आ रहा है, फिर आई असिस्ट यू टुडे, तो ये 3 रिस्पॉन्स मेरे पास इस तरह से आए हैं। तो अगर मैं इसको एक और मैसेज करता हूँ, तो अब फिर ये कन्वर्सेशन की रिक्वेस्ट गई है, इसमें फिर से रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ये यानी लंबा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे साथ साथ जो है वो नई नई लाइनें इसमें ऐड हो रही हैं, ये देखें, यानी इस तरह चंक्स में रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है। तो अब इसका मतलब चैट जीपीटी भी कैसे चल रहा है, फ्रंट एंड लेयर है, फिर रिक्वेस्ट जाती है और फिर रिस्पॉन्स आता है, लेकिन वो चंक्स में आ रहा है। वो क्यों, क्योंकि बड़ा रिस्पॉन्स है तो थोड़ा थोड़ा करके वो सेंड कर रहा है, लेकिन वो फ्लो ऐसे ही है। लेकिन बैकएंड के लेयर पे अब एआई का माइंडसेट तो नहीं है ना, यानी एआई वाली इंटेलिजेंस बैकएंड के कोड में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि इस लेयर के बाद वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती होगी, यहाँ से रिस्पॉन्स दोबारा बैकएंड के पास आता है और वो सेव भी हो रहा है, क्योंकि जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं पुरानी चैट्स देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है सम हो वो यहाँ पे भी सेव कर रहा है चीज़ें, यहाँ से दोबारा फिर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे नज़र आती हैं।
अब जब मैं रिफ्रेश करके आता हूँ तो मुझे इस वक्त AI की हेल्प नहीं चाहिए, तो उस वक्त मैं यानी अपनी पुरानी चैट को यानी इसी चैट को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब अगर आप देखेंगे ना इसका रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्पॉन्स की मुझे यहाँ पे मिल जाए, वैसे तो बहुत सारे रिक्वेस्टें आ जाती हैं इस तरह, मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई कन्वर्सेशन वाली रिक्वेस्ट मिल जाए ना जिसमें आपको दिखा सकूँ तो वो कट्टी हिस्ट्री आ जाएगी, मैसेज हिस्ट्री करके ना, पता नहीं अब उसका नाम उन्होंने क्या रखा होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी चैट रिक्वायरमेंट नहीं, चैट हिस्ट्री करके कुछ होगा जिसके अंदर वो सारी चैट, अब अगर देखें तो ये एकदम स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना वो सारा डाटा एक ही दफ़ा लोड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस सूरत जब मैं रिफ्रेश करता हूँ किसी चैट को तो क्या मुझे AI की ज़रूरत है? नहीं, तो डाटा कहाँ पे पड़ा है? डेटाबेस में। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड को, बैकएंड देखता है कि ये कोई न्यू क्यूरी नहीं है जो मैंने AI से सॉल्व करानी है, ये मुझे कह रहा है कि पुराना डाटा सेंड कर दो, तो वो सारा का सारा डेटाबेस से डाटा लेता है, बैकएंड के पास आता है और दोबारा वो फ्रंट एंड के पास चला जाता है। अब AI की दुनिया क्या है? अब इतना तो समझ आ गया कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा। अब बैकएंड की डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? अगर हम मोर क्लैरिटी ले आएँ, फास्ट API, वो हमें बैकएंड की डेवलपमेंट करनी है। डेटाबेसेस में हम पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी जो है वो देखेंगे, और फ्रंट एंड के अंदर हम वो हमारा एंड पे है, लेकिन अगर हम कर लें तो अच्छा है, Next.js वो होना चाहिए क्योंकि सबसे मॉडर्न टूल वही है, उससे फिर हम एक पूरा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो अब हम चले जाते हैं अपने बैकएंड वाली साइड पे कि हमारा बैकएंड की दुनिया कैसे, यानी हमारी AI की दुनिया कैसे काम करती है, या AI का सॉफ्टवेयर हमारा कैसे एक्सेस होगा या कैसे वो चलेगा। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को यानी हम ये AI का जो मॉड्यूल है ये एक्चुअली हमें इसका एक आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब एक बनी हुई चीज़ जिसको मैं रिक्वेस्ट करूं वो रिस्पॉन्स दे, ऐसे ही है ना। इसको हम दूसरी ज़बान में बोलेंगे ट्रेंड मॉडल। ट्रेंड मॉडल क्या होगा? जो ट्रेंड हो गया। उसके बाद इसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंस API। ट्रेंड मॉडल, इन्फ्रेंस API। उसके बाद हम इसको बोलेंगे आउटपुट आर्टिफैक्ट, यानी इसके मल्टीपल नाम है इस पर्टिकुलर चीज़ के। ये क्या है कि जब हम एक मॉडल क्या होता है जिसको हम बहुत सारा डाटा देते हैं, अभी उसके ऊपर हम आते हैं, उसको जब वो ट्रेंड हो जाता है तो अब हम उसको इनपुट दे सकते हैं और हम उससे क्या ले सकते हैं? आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड शुद्ध है, इसको हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं। इन्फर क्या होता है? कोई बताएगा कि इंग्लिश में इन्फर का क्या मतलब होता है? हाँ, इन्फर होता है कि जब हम किसी चीज़ को मतलब किसी ऐसी नई मतलब एक पर्टिकुलर काम हमने किया है, उस काम के बाद हमने एक चीज़ किसी को बताई है, अब उससे मैं कोई उससे मिलता जुलता क्वेश्चन करता हूं तो मैं उसको इन्फर कर रहा हूं, यानी उससे मैं इन्फ्रेंस कर रहा हूं उसको कि मुझे उसमें से आपके पास जो नॉलेज है उसमें से मुझे आंसर करो। तो इसको हम बोलते हैं, जब हमारा मॉडल बन जाता है तो हम उसको इन्फर करते हैं, यानी उसको ऐसा डाटा देते हैं जो उसने पहले से नहीं देखा होगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट उसके पास है जिसकी मदद से वो एक नया डाटा मेरे लिए प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो हम AI के मॉडल को इन्फर करते हैं, इन्फ्रेंस भेजते हैं, वो उसकी बेस के ऊपर हमें आंसर करता है। तो एक्चुअली ये हमारे लिए ट्रेंड मॉडल होता है। ट्रेंड मॉडल मतलब जिसको मैंने ट्रेंड कर लिया है, अब उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, उसकी मदद से हम उसका रिजल्ट देखते हैं। अब मॉडल ट्रेन कैसे होता है, अब मॉडल का लाइफ साइकिल कैसे होता है, ये तो हमने देखा ना कि एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं अगर हम AI को यूज़ करें। तो अब AI मॉडल का लाइफ साइकिल क्या होगा? अच्छा, सबसे पहला काम जो है, इसकी आउटपुट तो ये होगी, लेकिन इसकी इनपुट कहाँ से शुरू होगी वो हम देखते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें AI के अंदर अगर हमने कोई AI की एप्लीकेशन बनानी है, मैं आर्किटेक्चर बनाने लगा हूँ कि अगर हमने कोई अपना मॉडल क्रिएट करना है। मैंने मॉडल की लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन बताई थी, वो क्या होता है? मैंने मॉडल की आपको बहुत सादा सी डेफिनेशन याद करने के लिए दी थी, वो क्या होता है? एक डाटा प्लस आर्किटेक्चर, उन दोनों का मजमूआ होता है
जिसको हम नया डाटा देते हैं तो वो हमें उसके बेस पे आंसर देता है, जो हम उससे क्यूरी करें उसका रिस्पॉन्स करता है, और वो एग्जैक्ट डाटा उसके पास नहीं होता, तो उसको हम एक मॉडल बोलते हैं। सही है। अच्छा, अब एक मॉडल जो है वो बनता कैसे है? देखो, इसको तो ये ट्रेंड मॉडल चाहिए एआई का, ताकि बैकएंड उससे बात कर सके। ऐसे तो नहीं होगा ना कि एक मॉडल बना ही नहीं हुआ, बैकएंड को रिक्वेस्ट आ गई और एक मॉडल बनने लग गया, क्योंकि मॉडल बनाने के लिए 1-2 साल लगते हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है एक मॉडल बनाने के लिए, फिर वो मॉडल इस्तेमाल होता है। जैसे चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो बन गया एक दफ़ा, अब अगर वो एक दफ़ा बन गया तो लाखों, दुनिया, मिलियन बिलियन लोग अब उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडल एक दफ़ा पहले से बना हुआ है, अब उसको वो दोबारा नहीं बना रहे, वो एक चीज़ बन गई है, समझो वो ये चीज़ आ गई है, अब उससे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है बस, वो क्योंकि वो एक चीज़ बन गई है। अब वो चीज़ बनती कैसे है उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हमें एआई के अंदर जो है वो जो बेस चीज़ है ना, जो पहला स्टेप हमारा होता है, अगर कोई भी मॉडल हम खुद से बनाते हैं, एक तो बना बनाया हो जाएगा, फिर तो हमारी ये स्टेज आ जाएगी ना। लेट्स सपोज अगर हम कोई बना बनाया अपना सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या है कि कोई बना बनाया मॉडल जिसमें LLM हैं, जैसे ओपन एआई है, उसका हम यूज़ कर लेते हैं, जिसको GPT मॉडल है, जेमिनाई है, हम कोई डिफ्यूजन के मॉडल यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई वो यूज़ कर लेते हैं, हाँ, डिफ्यूजन का मॉडल, कोई डिफ्यूजन मतलब जिसे हम पिक्चर्स वगैरह जनरेट कर पा रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल यूज़ कर लेते हैं, मतलब कोई बना बनाया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल, कोई इस तरह की कोई चीज़ें जो पहले से बनी हुई है, अगर वो मैं यूज़ करता हूँ जो पहले से बनी हुई है, तो मुझे डेफिनेटली इस वाले लाइफ साइकिल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से बनी हुई है। हमने क्या करना है, उस बनी हुई चीज़ को लेना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ऐसे ही है ना, यानी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मे बी उसको अपना डाटा देना है, जिसको हम रैग बोलते हैं, डाटा देना है, अपना पर्सनल उसको ट्रेन करना है, या फाइन ट्यून बोल लें, फाइन ट्यून मतलब एक बनी हुई चीज़ है, उसको हमने थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, उसको अच्छा करना है, वर्सेस एक नई चीज़ जीरो से बनानी है। लेट्स सपोज एक टेबल बना हुआ है, लेकिन इसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, जो मुझे चाहिए ये वैसा नहीं है, लेकिन इसका बेस आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब मैं इसके अपने हिसाब से कलर कर लूँगा, अपने हिसाब से थोड़ा इसको फाइन ट्यून कर लूँगा जो मुझे चाहिए, और उस चीज़ को यूज़ कर लूँगा। तो अगर एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, यानी एक जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, किसी भी बंदे ने बना लिया टाइम लगा के, अब मैं उसको क्या करूँगा, फाइन ट्यून करूँगा, यानी फाइन ट्यून मतलब उसको एडजस्ट करूँगा अपनी नीड के लिहाज से। वो एडजस्टमेंट होती है, हम उसको डाटा देते हैं, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम उसको रैग बोलते हैं। अब वो डाटा या रैग या फाइन ट्यूनिंग करके मेरी ये वाली लोकेशन आ जाएगी। अब जब मेरे पास ये वाली लोकेशन आ गई है, तो अब मैं अपनी पूरी एक एआई की एप्लीकेशन बना सकता हूँ, और ये एआई की एप्लीकेशन अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये तो बहुत फास्टर है ना। और इसको ही हम, अगर हमने डिस्कस किया था, इस सारी लोकेशन को ही हम, अगर मेरे पास ये सारा स्ट्रक्चर बना हो, इसी को ही हम अप्लाइड एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्लाइड एआई। क्यों? मॉडल पहले से बना हुआ था, उसी को ही थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लिया, अपना एआई का मॉड्यूल बना लिया, वहां से बैकएंड लगा ली, पूरा सॉफ्टवेयर चला लिया, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड एआई। मतलब एआई बनी हुई थी, उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करके एक सॉफ्टवेयर बन गया। फाइन ट्यून और रैग में थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइन ट्यून क्या होता है कि हम एक मॉडल को लेके उसको दोबारा से रीट्रेन करते हैं अपने डाटा के ऊपर। अच्छा, रैग क्या होता है कि हम रीट्यून नहीं करते, हम वो मॉडल बना हुआ है, हम अपना डाटा उसको एज अ इनपुट देते हैं। यानी एक मॉडल है ना, वो एक इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। या तो मैं उसी को दोबारा बनाऊँ, लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ हो, जैसे एक ये रिमोट है हमारे पास, ठीक है। अब ये रिमोट पहले से बना हुआ है ना। अब अगर मैं इस रिमोट को दोबारा से खोलूं, ओपन करूं, क्योंकि मुझे इसके बटन ना वाइट नहीं चाहिए, इसके बटन मुझे येलो चाहिए। इसको मैं खोलूं दोबारा, इसके अंदर येलो बटन डालूं और इसको दोबारा बंद कर दूं, तो अब ये फाइन ट्यून्ड रिमोट बन गया। पहले ये रिमोट था, अब ये फाइन ट्यून्ड रिमोट बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसी को खोल के इसमें नई एडजस्टमेंट की है, नई फंक्शनैलिटी डाली है, उसको अपडेट किया, अपग्रेड किया है। अब रैग क्या होता है? वो क्या कहता है कि इसको खोलो ना,
ये जो बना हुआ है, क्योंकि इसको खोलने में फिर हमें समझो अगर हम इसको खोलते हैं ना, जैसे इसको खोला तो अब जब इसको मैंने खोला तो अब मुझे नॉलेज चाहिए कि इसको इसके साथ बटन कैसे कनेक्ट करने हैं, कोई वायर टूट गई तो उस वायर को लगाना है, मतलब अब मुझे इसमें मजीद टेक्निकल नॉलेज चाहिए क्योंकि मैंने हर चीज़ खोल दी है। अब लेट्स सपोज मेरे पास फ़ोन है, अब ये एक कंपनी ने बनाया हुआ है, अब मैं इसको फाइन ट्यून करना चाहता हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ, तो अब मुझे पूरा फ़ोन का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं इस फ़ोन को दोबारा फाइन ट्यून कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो फिर जो चीज़ चल रही है वो भी नहीं चलेगी। यानी ये फ़ोन चल रहा है ना, अभी मैं इसको खोल देता हूँ और इसको मैं सही नहीं कर सकता, तो फिर जो चल रहा है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसी तरह जो रिमोट है वो चल रहा है अभी, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ हिल जाती है तो जो चल रही है चीज़ वो भी बंद हो जाएगी। तो फाइन ट्यूनिंग में फिर क्या प्रॉब्लम है, टाइम चाहिए, डाटा चाहिए, नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, ताकि मैं इसको दोबारा बंद करके चला सकूं। ये मेरा मेन गोल है ना। लेकिन निस्बतन अगर ये रिमोट बना हुआ है, इसको फाइन ट्यून करना है, इसके सिर्फ बटन का कलर चेंज करना है, वर्सेस एक पूरा नया रिमोट बनाना है, तो किस में कम टाइम लगेगा, फाइन ट्यून करने में। क्यों? थोड़ा पहले से बनी हुई चीज़ है, उसको अपने लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, बाकी तो चीज़ें क्या हैं, बनी हुई हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल नया रिमोट बनाने लग जाऊं तो फिर तो डेफिनेटली क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए हम फिर ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग से भी एक अगली आसान चीज़ आ गई है जिसको हम रैक बोलते हैं। वो क्या होता है, वो कहता है यार ये चीज़ बनी हुई है ना, इससे इसको छेड़ो ना, ये बंद है ना, इसको बंद रहने दो, इसको खोलो ना, क्योंकि इसको खोलते हैं तो क्या होता है, टाइम लगता है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, पंगे होते हैं, मतलब ख़राब होने के चांसेस हो सकता है। ये अच्छे जवाब दे रहा है, इसको खोल दूँ उसके बाद ये चलना ही बंद हो जाए, या इसके आधे बटन चलें और आधे बटन ना चलें। अब वो रैक क्या कहता है, वो कहता है कि यार ये चल रहा है, ठीक है, आपने इसके कलर चेंज करने हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। वो कहते हैं कि जो आपने इससे काम करवाना है ना, वो आप एज अ रिक्वेस्ट इनपुट कर दो। वो क्या कर दो, यानी आप कहते हो कि इसके बटन वो हो जाएं, येलो हो जाएं। अब इसको खोल के ना करो आपने, क्योंकि ये इनपुट तो ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है, तो आप अपनी बात को इनपुट के थ्रू भेज दो जो आप इससे करवाना चाहते हो, और आउटपुट वो फिर आपके लिहाज से भेज देगा। बात समझ आई है नहीं? यानी आपने जो काम इससे करवाना है, या तो इसको खोल के वैसा बनाएं। अज्यूम करें अगर हम चाहते हैं यार ये रेड बटन से ना ऑन ऑफ होता है, मैं कहता हूं यार रेड बटन से ऑन ऑफ नहीं होना, रेड बटन से तुमने वॉल्यूम अप डाउन करना है, और वॉल्यूम अप डाउन करने वाले बटन से तुमने क्या होना है, ऑन ऑफ होना है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो इसको खोलूं, खोल के जो अप डाउन वॉल्यूम वाली फंक्शनैलिटी है वो कहाँ ले जाऊं, यहाँ पे, और जो यहाँ की फंक्शनैलिटी है वो अप डाउन पे ले जाऊं, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइन ट्यूनिंग। वर्सेस अगर मैं उसको ये बोलूं कि यार ये चीज़ बनी तो हुई है, ठीक है, ये क्या है, बनी हुई है, अब मैं इसको खोलूंगा तो हो सकता है मैं फंक्शनैलिटी शिफ्ट करूं तो बाकी के सारे बटन भी चलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। हम इसको बोलेंगे यार रिक्वेस्ट के अंदर ही बताएंगे अपनी बात कि तुम एक बने हुए मॉडल हो, जो भी तुम्हारी लॉजिक है ठीक है, लेकिन तुमने जहां से तुम ऑन ऑफ होते हो ना, तुमने वहां से वॉल्यूम अप डाउन करना है, और जहां से तुम्हारा वॉल्यूम अप डाउन होता है ना, वहां से तुमने क्या करना है। अब पहले बात मैंने अपनी ये बता दी कि तुमने अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, उसके नीचे पहले बताऊंगा एडजस्ट कैसे करना है, लेकिन उसके नीचे फिर क्या बताऊंगा कि ये मेरा काम है, अब ये कर दो। इसको क्या बोलते हैं, रैग एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, रैग एप्लीकेशन। कि हमने अपनी जो फाइन ट्यूनिंग करनी थी वो एज एन इनपुट की है, रेदर देन कि मैं उसको क्या करूं, ओपन करके फाइन ट्यून करूं या रीट्रेन करूं। सही है। अब इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड एआई। क्या बोलते हैं। अब एज्यूम करो कि हम अप्लाइड एआई पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं कि हम बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह अपना मॉडल बनाएं, या डिफ्यूजन मॉडल की तरह पिक्चरों का वाला मॉडल बनाएं, कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल बनाएं। हम मॉडल बनाएं जो बताए कि ये CNIC है या नहीं, हम मॉडल बताएं वो कैट है या डॉग है, हम मॉडल बनाएं कि वो बताए कि ट्वीट पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम मॉडल बनाएं जो बताए कि हाउस ये इतने सारे हाउसेज हैं, इसकी क्या प्राइस होगी, हम मॉडल बताएं कि किस दिन कितनी ज़्यादा सेल होगी, हम मॉडल बनाएं जो बताए कि फेसबुक के अंदर कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस हैं,
हम मॉडल बताएं जो बताए कि डॉलर की प्राइस कब ज़्यादा होगी, हम मॉडल बताएंगे जो बताए वेदर कब अप डाउन होगा। अब ये सारी चीज़ों के क्या बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं। हम मॉडल बताएं जो बताए हमें कि एक फ़ैन की क्या ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, वो कितना किस स्पीड में चले और कितने अरसा वो चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कुछ भी मॉडल बना सकते हैं, वो जो कुछ भी उससे हम आंसर जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब एक चीज़ है ये बना बनाया यूज़ कर लें जिसको हम अप्लाइड ए बोल रहे हैं। दूसरा अगर हम बनाने बैठते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या माइलस्टोन्स होते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है, सबसे पहला चूंकि हमने देखा है कि एआई क्या होती है, एआई इंसान जैसी इंटेलिजेंस अचीव करना चाह रही है, लेकिन चूंकि वो इंसान नहीं है तो इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। अब वो आर्टिफिशली इंटेलिजेंट होना चाह रही है तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एआई बोल रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंस है हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये कुछ नहीं होता, डेट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, डेट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होती है, डाटा। डाटा से इंफॉर्मेशन निकलती है, डाटा होती है रॉ इंफॉर्मेशन, नहीं रॉ डाटा, उससे हम मीनिंगफुल बातें निकालते हैं, डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लाइक एक रॉ चीज़ होती है, जिस तरह एक कोई कबाड़िए का स्टोर होता है तो वो क्या है, रॉ चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब कुछ भी पड़ा, लेकिन लोग उसी में से चीज़ें निकाल के मीनिंगफुल चीज़ें निकाल के उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसको सेल कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड कि हमने उससे इन्फॉर्मेशन निकाल ली, यानी उसमें से जो काम की चीज़ थी वो निकाल ली। अब रॉ डाटा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उस सारी चीज़ों को ही हम टेक्निकली एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है, डाटा है। तो हमें सबसे पहले अगर कोई मॉडल बनाना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, डाटा रिक्वायर्ड। अब ये डाटा का मतलब ये नहीं है, लेट्स सपोज हमने एक एआई का सॉफ्टवेयर बनाना है जो बताए ये कैट है या डॉग है। इस डाटा का मतलब ये नहीं है कि 100 पिक्चरें, इस डाटा का मतलब है कि 10, 15, 20 मिलियन पिक्चरें, बिलियन पिक्चरें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 100 पिक्चरें क्लिक कर ली तो आपने मॉडल बना लेंगे, ऐसे नहीं होता है। मॉडल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा होगा। अच्छा, ये कितना होगा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिलियन पिक्चरें ही होंगी तो मॉडल चलेगा। हो सकता है 500 पिक्चर पे भी मॉडल फिट हो जाए, हो सकता है मॉडल जो है 1 मिलियन पे भी ना हो। यानी डाटा वर्सेस एल्गोरिदम, आर्किटेक्चर, मॉडल का क्या होता है, दो ही चीज़ें होती है ना मॉडल में, डाटा वर्सेस आर्किटेक्चर, जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं। यानी जो आपने लेयर डिफाइन किए हैं, जो कोड आपने किया है, वो कोड क्या होता है, इस डाटा से लर्न कैसे करना है। यानी एक डाटा है, अब हम कंप्यूटर को बताते हैं कि इस डाटा से तुमने लर्निंग कैसे लेनी है, उसको हम आर्किटेक्चर या एल्गोरिदम बोल रहे हैं। डाटा प्लस एल्गोरिदम या आर्किटेक्चर इक्वल टू मॉडल, ये डेफिनेशन बन रही है ना मॉडल की। अब एक हमें अब दो चीज़ें चाहिए, मेन तो दो ही चीज़ें चाहिए, एक हम आर्किटेक्चर और एल्गोरिदम लिखेंगे और एक हमें क्या चाहिए, डाटा। अब अगर आपकी इधर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है आर्किटेक्चर या एल्गोरिदम लिखने में, तो आप डाटा कम भी हो तो आप शायद हो सकता है अच्छे रिजल्ट ले लें। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा 1 मिलियन पिक्चर ले ली है, लेकिन आपका आर्किटेक्चर लिखने का या उधर आपकी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितना भी डाटा कर लिया लेकिन आपके पास उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आपकी आउटपुट जो है वो फेल होने के चांसेस है ज़्यादा। बात समझ आई या नहीं आई? तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें तो मेजरली रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, डाटा। तो हमारे पास डाटा आएगा। अब ये डाटा का मसला ये है कि ये डाटा जो है ना वो रॉ फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में। इसमें से हमने क्या निकालनी है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल यानी हो सकता है कि बहुत सारी, एक हमने डॉग कैट को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन डॉग हो सकता है कि यहाँ लैब में खड़ा है तो मैं उसकी पिक्चर ले रहा हूँ, कैट यहाँ पे खड़ी है पिक्चर ले रहा हूँ। अब उसमें लैपटॉप भी आ गया, अब उसमें एसी भी आ गया, अब उसमें मतलब बहुत सारी उसमें पर्सन भी खड़ा हुआ है। अब हमने एआई को क्या देना है, कैट या डॉग, हमने उसमें पर्सन दिखा दिया तो वो उसमें भी कंफ्यूज हो सकता है ना, या उसमें मतलब हमने उसको कोई लैपटॉप दिखा दिया, तो हमने एक्चुअली उसको क्या दिखाना है, कैट या डॉग। तो हमें एक्चुअली डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा। डाटा के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी इसके ऊपर हमें डाटा की कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग करना पड़ेगी, जिसको हम डाटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। हमें अपने डाटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है, सही है।
और अगर हमारे पास डाटा कम है, उसकी भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं डाटा को इंक्रीज करने की, उसको हम डाटा अगुमेंटेशन बोलते हैं। तो हम डाटा अगुमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग और डाटा मैनिपुलेशन या डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी, तो वो चीज़ हमारी आ जाएगी। तो डाटा तो रॉ डाटा है। रॉ डाटा मतलब हम रास्ते में से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, वो पिक्चरें ले ली। अब हमारे पास पाइथन का लिखा हुआ एक कोड होगा, और इसको इधर ले जाते हैं। इसमें हम पाइथन का लिखा हुआ कोड होगा जो हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो इससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यानी जो हमारी मेन टेक्निक होगी उसमें हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। अब इसमें डाटा साइंस भी समहाउ इन्वॉल्व हो जाती है कि आपने डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा साइंस क्या होती है? डाटा की साइंस मतलब डाटा है मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने को हम डाटा साइंस बोलते हैं। अच्छा, वो क्या हो सकता है? पाकिस्तान की पूरी टोटल पॉपुलेशन है, या इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, या दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है। अब इससे मीनिंगफुल बातें निकालें, कितने लोग क्या हैं, मतलब कितनी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, और इससे यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना जो किसी के लिए स्टैट हो सकता है, यानी जिससे किसी को मदद मिल सकती है। कोई ऐसी रिपोर्ट डाटा से प्रोड्यूस करना जिससे जो है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली डाटा साइंस हमारी हो जाती है। उसके लिए फिर एक्चुअली हम करते क्या, डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हम यहाँ पे पाइथन या स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ पाइथन का कोड लिखते हैं एक्चुअली, जिसको हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, या हम यहाँ पे कोई बनी बनाई लाइब्रेरीज जैसे numpy है, pandas है, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लिख देते हैं, लाइब्रेरी, वो हम यहाँ पे लगाते हैं इस स्टेज के ऊपर, और उसकी डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। यानी डाटा से हम वो एक्चुअल डाटा को शेव करते हैं, डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद हमारा गोल क्या होता है? अब डाटा हमारे पास आ गया एक्चुअल शेप में, सही है, अज्यूम करेंगे हमारे पास डाटा जो है वो एक्सेल शेप के अंदर हमारे पास आ गया। उस डाटा के ऊपर हम उस डाटा को करते हैं, उसके लिए हम एक आर्किटेक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर्किटेक्चर लिखते हैं। मॉडल का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, या एल्गोरिदम बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, एल्गो और आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हम उसका जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी सारी लेयर्स कैसे कैसे होंगी, चीज़ें होंगी, वो डिफाइन कर लिया। और इसको हम डेफिनेटली प्रोसेस किया हुआ डाटा देंगे, जो हमारे पास आएगा प्रोसेस डाटा आएगा जो हमारे पास, वो हम दे देंगे इस आर्किटेक्चर को। अब उसके बाद जब हम उसको डाटा भी दे देते हैं, तो हम इस डाटा के ऊपर करते हैं क्या? ट्रेनिंग। क्या करते हैं? ट्रेनिंग। मॉडल की ट्रेनिंग होती है, यानी हम कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास डाटा भी है, हमारे पास एल्गोरिदम भी है, आर्किटेक्चर भी है, यानी लेयर्स भी हैं कि किस तरह तुमने ट्रेन होना है। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब चूंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ पिक्चर्स हैं, तो इतनी ज़्यादा पिक्चर को ट्रेन करने, यानी एक हम इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम लिखते हैं कि यार तुमने ना एक पिक्चर को 5 लाख दफ़ा देखना है, यानी 5 लाख दफ़ा आपने उसको प्रोसेस करना है। हम कंप्यूटर को कहते हैं एक पिक्चर को, और 1 मिलियन पिक्चर हैं, तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब उसके लिए इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत हैवी चाहिए, क्योंकि एक एक पिक्चर को देखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उस पर मैनिपुलेशन करने के लिए काफ़ी, यानी हम उसकी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेपिटेशन करते हैं, जिसको इफोक भी बोलते हैं एक्चुअली, वो हम करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें फिर CPU, जो अभी नॉर्मली हमारे लैपटॉप में CPU होता है, लेकिन फिर उसकी जगह हमें क्या चाहिए होता है? GPU जो है वो 100 टाइम फास्टर है CPU से, 100। यानी अगर वो एक चीज़ 1 मिनट में कर रहा है, तो उससे 100% फास्टर जो है वो GPU उस चीज़ को प्रोसेस करता है। तो अगर हम CPU में करेंगे, और अगर GPU पे एक मॉडल को ट्रेन करने में 1 साल लग रहा है, तो CPU में कितना लगेगा? बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा टाइम लग, यानी 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि 100 दफ़ा उससे फास्टर है ना। तो नॉर्मली एक मॉडल को ट्रेन करने में, अच्छे वाले मॉडल को, तो नॉर्मली कुछ आवर्स तो मिनिमम लगते ही हैं, अगर जितना भी आपके पास फास्ट सिस्टम है।
लेकिन फिर जैसे जैसा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए डिपेंड करता है कि आपको कितने रिसोर्सेज और कैसे चाहिए। लेकिन जीपीयू जो है वो रिक्वायर्ड होता है ट्रेनिंग फेज के अंदर, और कुछ आवर जो हैं वो लगते हैं। अगर हम देखेंगे, इससे पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से। और वो कह रहे, मैंने उससे पूछा कि कितने टाइम लगा होगा उसको, तो उसने बोल दिया मॉडल साइज़ का कितना साइज़ है, कंप्यूटर की पावर कैसी है, वो जीपीयू है, टीपीयू भी आ गए हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये जीपीयू से भी फास्टर होते हैं, डाटा सेट कितना है। यानी मैंने उससे पूछा कि कितना टाइम लगेगा एक नॉर्मल, मतलब ओपन एआई को कितना टाइम लगा होगा। उसने बोला कि ये फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर? मॉडल साइज़, यानी उसका कितना बड़ा साइज़ है, फिर कंप्यूटर की पावर कि कितनी पावर है, फिर डाटा सेट। डाटा सेट क्या होता है? ये जो डाटा है ना, इसको हम डाटा सेट भी बोलते हैं। डाटा सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही तरह का एक से ज्यादा डाटा है, यानी वो डाटा का एक पूरा सेट है, तो यानी उसमें बहुत ज्यादा तादाद में डाटा है, तो इसलिए इसको हम डाटा सेट बोलते हैं। तो डाटा सेट आ गया। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की आप टेक्निक कितनी यूज कर रहे हो उसके ऊपर। ये GPT-3 को वो कह रहा है कि इसको लगा होगा वीक टू मंथ टू ट्रेन हाई प्रोसेसिंग क्लस्टर जीपीयू और टीपीयू, यानी वो ओपन एआई जैसी कंपनी को हाई प्रोसेसिंग यूनिट चीज़ें यूज़ करके भी मंथ लगे हैं टू ट्रेन वन सिंगल मॉडल। और उसके बाद GPT-4 को मंथ लगे हैं, कंप्यूट डेज, थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू डेज ये इसको लग गए हैं, यानी इतने थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू उसने यूज़ किए हैं, फिर भी उसको मंथ लग गए टू ट्रेन अ डाटा मॉडल। तो ये इतना यानी उसको हुआ है। अब वो कॉस्ट भी आती है, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, हम कहते हैं ठीक है हम ट्रेन करते हैं, तो उसने कहते थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू चाहिए, पर एक जीपीयू की 50 लाख का है, तो थाउजेंड ऑफ जीपीयू कितने होंगे, मतलब उसकी तो कोई लिमिट नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। ट्रेनिंग सच अ मॉडल इज नॉट जस्ट इंटेंसिव, इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसको नॉर्मली हम नहीं बिल्ड कर सकते। GPT-3 ट्रेनिंग इज एस्टिमेटेड टू हैव अ कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर इन कंप्यूटर रिसोर्सेज ओनली अलोन, यानी अगर हम लोगों ने जिनको ट्रेन किया उनके पैसे, उनकी सैलरी, उन चीज़ों को निकाल भी दें, फिर भी मिलियंस ऑफ डॉलर का सिर्फ कंप्यूटेशन पावर के लिए हमें चीज़ें चाहिए ताकि हम उसको ट्रेन कर सकें। ये एक यानी उसने आपको सैम्पल सा मॉडल समझा दिया है, सिर्फ इसलिए कि मॉडल की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मरला होता है। लेकिन फ्लो में हम बता रहे हैं कि हम डाटा प्रोसेसिंग की बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम डाटा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, डाटा अगमेंटेशन। ये क्या होता है? डाटा बनाने की टेक्निक है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को बढ़ाना मतलब क्या होता है? एक कैट है, उसकी पिक्चर हमने सामने से ली है, मैं उसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूंगा या उसको मैं रोटेट करके दूसरी साइड से देख लूंगा, तो अब वो क्या बन जाएगी? एक नई पिक्चर बन जाएगी। एआई के लिए तो क्या हो जाएगा? लेकिन वो फेक डाटा है। फेक मतलब मैंने कोई रियली दोबारा पिक्चर तो नहीं ली, फेक ली है। तो अगर आप ऐसे कहेंगे मैं एक ही सिर्फ फोटो खींच लूँ एक कैट की और उसको 1 मिलियन टाइम अगमेंट कर दूँ, तो फिर वो क्या होगा? वो फिर ओवरफिट होगा मॉडल। ओवरफिट मतलब वो सिर्फ एग्जैक्ट वही कैट आएगी तो जवाब देगा, कोई नई कैट आएगी तो जवाब नहीं देगा, क्योंकि मॉडल क्या हो गया? ओवरफिट हो गया। वो उसने एग्जैक्ट फीचर सीख लिए हैं। फीचर इंजीनियरिंग करनी होती है ना मॉडल के अंदर, तो उसने क्या कर लिए? एग्जैक्ट फीचर सीख लिए। जब उसने एग्जैक्ट फीचर सीख लिए हैं तो फिर वो नई कैट के ऊपर वो नहीं परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद हम उस मॉडल को क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। मॉडल को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। अब अगर मॉडल अच्छा काम कर रहा है तो दैट इज गुड। अगर मॉडल जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर हम यही प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करते हैं बार बार। यानी हम ज्यादातर हम इधर प्ले करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं? चेंज लेयर्स, हम उनकी लेयर्स को चेंज करते हैं, यानी कोड जो लिखा है उसको चेंज करते हैं, हम उसके पैरामीटर को चेंज करते हैं, लेयर्स को चेंज करते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। हम जो है वो
अब मसला क्या है, अब लेट्स सपोज एक GPT-3 को ट्रेन करने के लिए उसने कहा महीना लग गया, मंथ्स वैसे बोला है उसने, एक्सैक्ट नहीं बोला, लेट्स सपोज हम मंथ कहते हैं, 1 मंथ लग गया एक मॉडल को ट्रेन करने, बहुत बड़ा मॉडल जो चैट GPT की तरह काम करे। अब अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो अब मैंने अपने पैरामीटर को एडजस्ट करना है दोबारा आर्किटेक्चर लेयर के अंदर। अब मैंने एडजस्ट की उसको, तो फिर दोबारा क्या करनी है, फिर ट्रेनिंग करनी है, टेस्टिंग नहीं ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग करने के लिए फिर कितना टाइम चाहिए, 1 मंथ, फिर भी मंथ ऑफ मंथ जो है वो उसको दोबारा रिक्वायर्ड है। जब वो लग गए तो उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास आंसर प्रोड्यूस होगा। तो डाटा से डाटा प्रोसेसिंग, फिर एल्गो बनेगा या आर्किटेक्चर होगा, ट्रेनिंग होगी, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग। अगर वो टेस्टिंग के दौरान पास हो जाता है मॉडल, तो फिर हम उसका क्या बनाते हैं, इन्फर्स API, या हम उसकी जो आउटपुट शेप बनाते हैं यहाँ पे, यानी उसको हम प्रोडक्शन रेडी मॉडल बनाते हैं, प्रोड रेडी मॉडल, ठीक है। और उसके बाद वो क्या होता है, वो एक्चुअली यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें मजीद डाटा देंगे, हाँ, फिर दोबारा ये सारे प्रोसेस दोबारा करने पड़ेंगे। हाँ, ना अंडर फिट चाहिए ना अवर फिट चाहिए, हमें मिड में कोई लाइन चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअली काम करे। मतलब एक्यूरेसी हमें 80 आ जाए तो हम रीजनेबल कहते हैं, 90, 80, 90, हाँ यहाँ पे हो, ताकि अच्छा काम करे एक मॉडल। वो नॉर्मली देखो, कोई भी जो अच्छा मॉडल है ना, देखो AI में एक चीज़ तो 100% है, कुछ भी मॉडल 100% नहीं हो सकता, यानी रिजल्ट कभी भी 100% नहीं होते। अब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मतलब क्या है कि आप जितना डाटा देंगे उतना अच्छा मॉडल बनेगा सर। यानी मॉडल इज नथिंग, इज ऑल अबाउट डाटा, और आपने उसको ट्रेन कैसे किया है, आर्किटेक्चर। अब अगर आपने अच्छा मॉडल बनाना है तो इसका मतलब है आपको डाटा क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, डाटा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जो अगर ज़्यादा डाटा देंगे तो फिर ही वो ज़्यादा अच्छा मॉडल बनेगा, अदरवाइज वो अच्छा मॉडल नहीं बनेगा। तो अच्छा मॉडल बनाने के लिए अच्छा डाटा देना पड़ेगा। अब यानी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बोल दूं कि इतना हो जाए तो चल जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल समझते हैं, आपने कुछ पोस्ट ले ली है, ट्राई विद दैट डाटा, अगर रिजल्ट ओके आ रहे हैं, देखो अब ये, अब लेट्स सपोज OpenAI ने ट्रेन करना शुरू किया होगा, जब उन्होंने देखा यार एक सिग्निफिकेंट लेवल पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो उन्होंने पब्लिक कर दिया, लेकिन हालांकि वो भी 100% नहीं था। उसके बाद अगर 100% होता तो और मॉडल क्यों आते, GPT-4 क्यों आता है, O मॉडल क्यों आता है, GPT-O और बहुत सारे आ रहे हैं, O1 आ गया, मल्टीपल आ रहे हैं अभी भी, क्यों, क्योंकि एवरी टाइम इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अब हमने लेट्स सपोज हम एक काम कर रहे हैं, हमने उस पर 6 मंथ लगा लिए हैं, अब हमने ये डिसीजन लेना है यार दिस इज गुड, हम मार्केट में जाएं या अभी और इस पे काम करें। काम करने का मतलब क्या है, दोबारा डाटा इकट्ठा करें, दोबारा चीज़ें लें और सो ऑन, उसके ऊपर हम फिर सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करें, ठीक है। यानी इस सारे चीज़ों को हमें जो है वो करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम होना बंदा उसका सोल्यूशन निकाल लेता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास हर पॉइंट पे यहाँ मसले हैं। देखो सबसे सिंपलेस्ट ये मुझे डाटा प्रोसेसिंग वाला पॉइंट लगता है, क्योंकि अगर मुझे अच्छी पाइथन आती है और डाटा भी मेरे पास है तो शायद मैं उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लूँ, लाइब्रेरीज को यूज़ कर करके उस पर थोड़ा स्ट्रगल कर लूँ, उसकी शेप कर लूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन डाटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। कैसे, हमने देखा से 2016 या 17 में एक एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया। वो एप्लीकेशन ये थी कि हम नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम अपना मॉडल कैमरे के अंदर इंस्टॉल कर दें, कैमरा जो है कोई लगा हो पार्किंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि इस गाड़ी का नंबर क्या है और उसकी एंट्री कर दे, और वो जब जाए एग्जिट कर दे, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम हो थ्रू AI। सही है। अब इसके लिए हमें पिक्चर्स रिक्वायर्ड थी, तो सबसे पहले हमने पिक्चर्स, मतलब पहला पॉइंट तो क्या था, हमें डाटा इकट्ठा करना है। अब हमने डाटा इकट्ठा किया बहुत मुश्किल से, यानी हम कभी किसी रोड पे खड़े हैं, कभी हम किसी, मतलब एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी में पिक्चरें ले लें कि हमें गार्ड उठा के ले गए। मतलब डेफिनेटली आप किसी की पिक्चरें ले रहे हो गाड़ी की, वो समझते पता नहीं
कोई जाके मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे या क्या होगा, तो उनको बात ही ना समझ आए, हमें मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, हमें यही कर रहे हैं, हम ये करो। तो हमने उनसे काफ़ी डिस्कशन की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हमें पकड़ा, मतलब उन्होंने DSA में हमें उन्होंने रोक लिया। फिर हमने अपने टीचर को फ़ोन किया जिसके लिए हम मॉडल ट्रेन कर रहे थे, वो आया, फिर वो सारे मामला जो है ना वो एप्लीकेशन दी तो मामला सॉल्व हुए। तो फिर हमें समझ आई कि सीधे तरीके से काम नहीं करना, उल्टे तरीके से काम करना। तो फिर हमने चोरी डाटा कैप्चर किया, डाटा फिर भी कैप्चर किया, लेकिन फिर हमने किसी दूसरे तरीके से किया। फिर हम किसी पुल पे खड़े हो जाते थे, मैं एक बंदा, वो मेरा दोस्त होता था मेरे साथ, मैं मतलब बाइक चला रहा हूँ, मेरे पीछे जो है वो बैठ के टिक 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 हम किसी उसमें खड़े हैं, वहाँ से हम कैप्चर कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफ़िकल्टी है। नॉर्मली अदर कंट्रीज में क्या है, अगर USA में, कनाडा में होगा तो उनकी गवर्नमेंट ही ऑलरेडी इतने कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, अगर वैसे तो हमारे यहाँ भी इंस्टॉल्ड है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो हमें डाटा दे दे, हम उस पर रिसर्च कर लेते। लेकिन यहाँ पे अगर हम उनको कहते कि हमें पूरे सिटी की गाड़ियों का डाटा चाहिए, तो उन्होंने हमें देना था, उन्होंने समझना था ये पता नहीं कौन है, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ लाइक वो नहीं है ना, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो लर्निंग नहीं है। तो आप किसी से पूछें जाके मुझे ये डाटा चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास अनलिमिटेड डाटा है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो हम पीछे हैं, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। अगर मैं इसी कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज में हूँ, वहाँ पे मैं एप्लीकेशन डालूँ कि मैं इस PhD पे, इस MS के थीसिस पे ये रिसर्च कर रहा हूँ, आप लोगों का ये डिपार्टमेंट ये डाटा इकट्ठा कर रहा है, तो मुझे वो डाटा की एक्सेस चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। मतलब मे भी ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सारा दे देंगे, कोई लिमिटेड कंडीशन लगा के, कोई चीज़ें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के, कोई ऑथ आपसे लेके किसी तरह से तक कि आप डाटा पब्लिक ना करें, शायद आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये हमारे पास लिमिटेशन है। फिर हमारे पास जो है वो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम एक अच्छा आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बेस आर्किटेक्चर ही डेफिनेटली हमेशा उठा के मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर ट्रेनिंग में हमें मसले हैं कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो फिर अगर हम एक अच्छा मॉडल बना भी लेते हैं, क्योंकि अब एक इतना बड़ा मॉडल जो GPU से बना है, अब उसको चलने के लिए भी क्या चाहिए? GPU चाहिए। अब GPU चलने के लिए चाहिए, तो वो तो अब कैमरा तो 24 आवर चलना है, तो 24 आवर GPU चला के रखेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो हमारे पास उसको एक मॉडल हम बना भी लें, उसको ऑलवेज चलाने की कॉस्ट बिगर नहीं होगी। जैसे OpenAI ChatGPT का मॉडल तो हर वक्त चल रहा है और हर वक्त मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, तो उसके लिए उसको कितने GPUs रिक्वायर्ड होंगे? बहुत ज़्यादा GPUs उसको रिक्वायर्ड होंगे। तो अब इतने GPUs को हैंडल करने के लिए कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी मैं आपको बता दूं कि एक बेसिक सा, हमने एक एप्लीकेशन पे काम किया था, उसका एक बेसिक सा मॉडल है, बेसिक मतलब उसके 1000 अभी यूज़र हैं, और उसका जो कॉस्ट आ रही है ना वो 3 से 4 लाख डॉलर आ रही है एक मंथ की, एक मॉडल को चलाने की प्रोडक्शन के अंदर बस। यानी 3 से 4 लाख डॉलर एक मॉडल को प्रोडक्शन में रन करने की कॉस्ट आ रही है। अगर आपके पास 1000 यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ChatGPT के पास कितने यूज़र हैं? अब इमेजिन करो कि कितनी कॉस्ट आ रही होगी उसको। तो यानी अगर हम मॉडल बना भी लें तो उसको लाइव करना, उसको डिप्लॉय करने में अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसलिए शायद हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, यानी इसलिए हमारे इतने ज़्यादा मॉडल, कोई हमारा इतना बड़ा कोई मॉडल नहीं है जो सारी दुनिया यूज़ कर रही हो। क्यों? क्योंकि हमें ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और इसलिए हम ये वाला फ्लो जो है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन स्टिल जब तक हम ये वाले फ्लो में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हमें ये फ्लो भी अच्छा आता होगा, तो हम चलो हम नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम 1 महीना ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हम 1 दिन तो कर सकते हैं, हम कुछ आवर्स तो कर सकते हैं, उससे हमें एटलीस्ट फीलिंग तो आएगी ना कि हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है। कोई छोटा मॉडल, कोई चाहे वो 30-40% ही जो आप दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमने अचीव किया होगा ना, उस चीज़ को हमने अचीव करना है ताकि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है AI के अंदर बिल्ड कर सकें। समझ आ गई बात कि क्या चैलेंजेस हैं, कैसे चीज़ें? तो खैर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अचीव करनी होती हैं। फिर हमने डाटा प्रोसेसिंग पे काम किया, उन पिक्चर को लेकर उनको क्लीन किया। फिर इसमें एक स्टेप होता है, अगर हम हमने लर्निंग पढ़ी थी ना 3 तरह की, कौन कौन सी? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, फ्री फॉर्म लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग हो तो हमें डाटा को क्या करना होता है? लेबल। तो हमारे पास जब डाटा आ जाता है तो इसमें एक और स्टेप भी इंक्लूड होता है, डाटा लेबलिंग। तो हमें वो मैन्युअली करनी पड़ रही थी उस वक्त। हमने यानी एक पिक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम उस पर सर्कल बनाते थे, उसको हम लेबलिंग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ऑब्जेक्ट लेबलिंग,
यहाँ पे होगा जैसे ये है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर मल्टीपल एरोज बने हुए हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि ये कि ये पर्सन है, ये चीज़ें हैं, ये बिल्डिंग है, इसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग। तो हम डाटा लेबलिंग, उसका एक सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से हम लेबलिंग करते थे, वो लेबलिंग करना भी एक काम था। अच्छा, उसके बाद फिर डाटा प्रोसेसिंग की, यानी उसको क्लीन किया, डाटा कम्यूटेशन थोड़ी बहुत की, फिर हमने अपना आर्किटेक्चर लगाया। आर्किटेक्चर हमने उस वक्त जो है वो टेंसर फ्लो किरास के अंदर काम किया था, वो यूज़ किया। आजकल ये 3 मेजर चल रहे हैं, किरास, टेंसर फ्लो, जो सबसे टॉप पे है वो पाईटॉर्च है। पाईटॉर्च फेसबुक का टूल है, किरास टेंसर फ्लो गूगल का टूल है, और किरास जो है वो गूगल के डेवलपर का ही लिखा हुआ टूल है, ऐसे कह लें। तो ये तीन टूल हैं जिसमें ज़्यादा मॉडल के आर्किटेक्चर, मॉडल की ट्रेनिंग वगैरह जो है वो होती है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है, और फिर हमारे पास मॉडल बन जाता है, और फिर हम उसको इस वाले फ़्लो के अंदर चलाते हैं। और अगर हमें बना बनाया मॉडल मिल जाए तो फिर हम इस वाले फ़्लो के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है हो उसमें बताएं, कोई माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही हो, कोई थ्योरी हो, यानी जितने भी मॉडल है उसका ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर यही रहता है, इसी के अंदर हम लेकिन अब ये वाला लेट्स सपोज इस आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें बहुत रिसर्च करना पड़ती है, कि हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी, क्योंकि हर प्रॉब्लम का आर्किटेक्चर नहीं लिखा हुआ, हम कोई ऐसी दुनिया में प्रॉब्लम, हम जैसे ट्वीट को पोस्ट एक्टिव करना उसके तो मॉडल लिखे हुए हैं, हमने कोई कैट डॉग देखना है उसके मॉडल लिखे हुए हैं, हमने हाउस की प्राइसेस देखनी है उसके मॉडल, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो नहीं एग्जिस्ट करती है अभी उसका मॉडल लिखना है, तो उसका आर्किटेक्चर भी हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, फिर जीपीयू ट्रेनिंग, यानी एक पूरा इकोसिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो मॉडल का आर्किटेक्चर है ना, वो हम इस तरह से लिखते हैं जिसके अंदर ये हम फ्लेक्सिबिलिटी लगते हैं कि जब भी तुम कल को तुम इन्फर हो गए ना, यानी तुम्हारी इन्फ्रेंस एपीआई कॉल होगी, यानी तुम्हें कोई नया डाटा मिलेगा, उस डाटा को भी तुमने अपने एज अ माइंड सेट यानी अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, अपने माइंड की मेमोरी के अंदर उसको सेव करना है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, यानी वो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न क्या है कि उससे मॉडल गलत भी सीख सकता है, तो उसमें हमें बहुत सारी कंडीशन चीज़ें लगानी पड़ती हैं, लेकिन वो आर्किटेक्चर लेवल पे हम डिफाइन करते हैं। तो वो जब इनपुट आती है ना, वो उसको भी अपने माइंड में स्टोर करता है एज अ मेमोरी, उस पर प्रोसेसिंग होती है, उस पर सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, जो रन टाइम पे आ रही होती हैं तो उस पर हम ये वाली टेक्निक्स तो लगा ही नहीं सकते, यानी जो हमने एक्स्ट्रा टेक्निक अपनी लगाई थी, वो तो इसलिए लगाए थे ना, मॉडल अभी ट्रेन कोई शुरू ही नहीं हुआ चलना, तो हमने सारा कुछ कर लिया। अब रन टाइम पे कुछ भी आ रहा है तो वो हमने जो भी कोड लिखना है वो मॉडल के अंदर ही आर्किटेक्चर में डिफाइन करना है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं जिससे शायद हम उतना अच्छा उसको नहीं कर पाते, उससे मॉडल समटाइम गलत भी रिस्पॉन्स देने लग जाता है। इसीलिए अक्सर अगर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मॉडल, अगर मैं उसको जितना भी बताता जाऊँ, चैट जीपीटी को मेरे बारे में नहीं पता, मैं जितना भी बता दूँ, मैं विंडो क्लोज करूँगा तो उसको कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि वो हमारे डाटा को एज अ फॉरन लर्निंग उससे नहीं ले रहा। हाँ, वो डाटा को स्टोर कर रहा है मे बी डाटाबेस के अंदर, लेकिन जब वो दोबारा डाटा को मतलब ट्रेन करेंगे दोबारा, फिर वो डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, दोबारा उस पर स्क्रिप्ट लगाएंगे, अगर कोई वल्गर या गलत डाटा है उसको निकाल देंगे, फिर दोबारा उस डाटा को, यानी एक डाटा ऑलरेडी था मॉडल के पास, वो मजीद डाटा देकर उसको फाइन ट्यून करेंगे, फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि रहते थे रन टाइम पे लर्निंग, उस डाटा को सेव कर लो किसी स्टोरेज के अंदर और फिर दोबारा उसके अंदर जो है वो डाटा की प्रोसेसिंग करो। हाँ, अगर वो ऑन कर देंगे तो फिर वो आर्किटेक्चर लेवल पे उसको फिर लर्न करेगा। और वो उससे भी क्या होता है कि आपने वो रन टाइम पे नहीं सीख रहा होता, उसमें अभी तक जो मुझे पता है कि वो डाटा को स्टोर कर दें और जब लेट्स सपोज वो अगला मॉडल बनाते हैं तो पिछला सारा डाटा वो ले लेते हैं। यार मोर देन 80% हो तो अच्छे रिजल्ट कंसिडर होते हैं, मोर देन 80%, लाइक 90% हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। लाइक अगर वो 50% गलत जवाब दे रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो प्रॉब्लम है। कम से कम 90%, मोर देन 80% इज गुड रिजल्ट, मिनिमम 80% तो होने चाहिए अच्छे रिजल्ट को अचीव करने। यानी ये रिसर्च पेपर्स में या जो लोग काम करते हैं
मॉडल्स बनाते हैं, उनकी ये बेस लाइन होती है यार कि 80% तो अचीव करना ही है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप 98, 99 मैक्सिमम हो सकता है, 100 तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जीपीयू अगर हम नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि जीपीयू अगर परचेज कर भी लें उसके लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं है। तो हम किसी के बनाए हुए जीपीयू हम यूज़ कर लें, जिसको हम क्लाउड जीपीयूज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्लाउड के बनाए हुए जीपीयू भी क्लाउड यानी जीपीयू को एज ए सर्विस ले दे, यानी किसी ने जीपीयू लिखा हुआ है, हम अपना उससे वो जीपीयू रेंट पे परचेज कर लें, उसके ऊपर ट्रेनिंग कर लें। वो बने बनाए क्लाउड में जीपीयू मिल जाते हैं, वो हमें भी परचेज नहीं करने पड़ते। लेकिन डेफिनेटली वो क्लाउड जीपीयू भी काफ़ी कॉस्टली हैं, सस्ते नहीं हैं। यानी समझो ये तो हमने कोई चलो कुछ इन्वेस्ट करके एक दफ़ा हो गया ना, लाइफ टाइम के लिए अपना हो गया, लेकिन क्लाउड वाला तो हर मिनट का ही पे करना है, तो जितने मिनट चलेगा उतने मिनट का पे करना है। तो उसकी यानी कुछ मिनट भी चलाएं तो वो $100s ऑफ कॉस्ट आ जाती है, तो उसको हमने देखना है। लेकिन वो गूगल जो कोलैब है वहाँ पे फ्री में जीपीयू अवेलेबल है, यानी उससे हम थोड़ा बहुत हल्का बेस लेवल का काम तो कर सकते हैं, बेस लेवल का मॉडल ट्रेन हो सकता है। हाँ, उसकी रीज़न क्या होती है कि ये कंज्यूमर एप्लीकेशंस बन जाती हैं। कंज्यूमर समझते हो कि जहाँ अब देखो ओपन एआई के पास चाहे वो $20 ले रहा है, अज्यूम करो, लेकिन यार तुम सोचो कि $20 ले रहा है, उसके यूज़र कितने हैं, अब उससे आप मल्टीप्लाई करो तो जितनी भी कॉस्ट है ना वो कुछ नहीं है। एक तो ये बात है, और अगर उससे भी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है तो उन कंपनीज़ के ना लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल समझते हो कि हमने फ्यूचर में बड़ी कंपनी बनना है, तो उसके लिए फिर वो फंडिंग्स लेते हैं। फंडिंग मतलब उसमें इन्वेस्टर फंड करता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तान में तो ज़्यादातर या इर्द गिर्द हमारे पास कोई, अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं, लाइक हमने कोई शॉप बना ली, हमारी कोई पिज़्ज़ा शॉप है या कुछ भी है, हम तो उससे हमें कोई अर्निंग हुई तो हम क्या करेंगे, प्लॉट ले लेंगे। मतलब दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट थिंग वट वी कैन डू, ये हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर बाहर कोई बिजनेस चल जाता है, उससे उनको के पैसे आते हैं, वो बंदा अगर वो सक्सेसफुल बन गया अपने बिजनेस में, यानी उसकी कोई आउटलेट है, उसका कोई पिज़्ज़ा शॉप है, उसकी कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कुछ भी है, यानी उससे उसको अच्छी खासी इनकम आ जाती है, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब उसके पास उसका पैसा आ गया, अब उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए वो हो सकता है वहाँ पे भी करते हो, लैंड ले लेते हो, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे क्या करते हैं वो कि किसी ऐसे बंदे के साथ मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं जिसका टेक्नोलॉजी के अंदर माइंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार कि अगर लेट्स सपोज किसी ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया हो, तो आप आज ओपन एआई कितनी बड़ी कंपनी बन गई है, किसी के उसके पास शेयर हो तो आज वो कितना उसने उस चीज़ से गेन कर लिया हो। तो लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। उसके लिए वीसीज बने हुए हैं। वीसी समझो एक कैपिटल फंड होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हिस्सा डालते हैं, ठीक है। यानी मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने भी हिस्सा डाल दिया, किसी ने कर दिया। अब आगे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को मतलब प्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे उसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसमें $1 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर। अब अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, अगर तो फेल हो जाती है तो मेरे 1 मिलियन के, अब डेफिनेटली बिजनेस है तो रिस्क लेना है ना, ऊपर डाउन करना है। तो अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर मेरे कितने एक्स होंगे ये तो किसी को नहीं पता है, समझ रहे हो। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए, अगर आपने देखा हो कि शायद उसने 48% ऑफ द शेयर ओपन एआई के परचेज कर लिए थे और उसको काफ़ी अच्छी $बिलियंस में उसने फंडिंग की थी। उसकी रीज़न क्या थी कि उसने देख लिया था ये कंपनी बहुत स्केल कर रही है, तो इससे अगर बड़ी इसको हम इन्वेंट कर देंगे गूगल से पहले या अदर कंपनी से पहले, तो ये हमारे लिए काम करेंगे ये चीज़। तो यानी ज़्यादातर बाहर क्यों लोग कामयाब हो जाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि एपीआई को क्यों सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, फंडिंग है। अब फंडिंग किसकी है, जो वहाँ पे अदर बिजनेस से अच्छा इनकम ले रहे हैं। अब वो क्यों अपना पैसा इनटेक कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। रिस्क क्यों ले रहे हैं कि अगर ग्रो कर गए तो फिर हर चीज़ बदल जाएगी, और अगर फ्लॉप हो गए तो हो गए। तो इसलिए हर छोटे छोटे प्रोजेक्ट को $1-2 मिलियन फंडिंग मिलना वहाँ पे आम बात है। यानी अगर मैंने छोटा सा आइडिया सोचा ना, जस्ट आइडिया, तो मुझे $1-2 मिलियन फंडिंग मिल सकती है।
दैट्स द बिग अमाउंट, उससे आप एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर चल गई तो उस इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, अगर ना चली तो फिर वो है। और ये मतलब ऐसा नहीं है, अब वो भी डेफिनेटली इन्वेस्टर भी बड़ा समझदार होता है, उसकी वीसी के पूरे रूल्स होते हैं जब जिसके थ्रू वो फंड करते हैं उनको, यानी कि आप वो किस्तों में देते हैं, यानी पहली किस्त इतने लाख मतलब इतनी होगी 100 की होगी 200, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, और इसके लिए आपने इतना प्रोजेक्ट मुझे दिखाना है, इसके लिए आपके इतने यूज़र होने चाहिए, अगर आप वो माइलस्टोन अचीव करोगे तो आपको अगली किस्त मिलेगी, इस तरह से। बात समझ रहे हो? तो यानी इस तरह एक पूरा फंडिंग का प्रोसेस होता है। तो जो अच्छी कंपनीज है ना, उनको जैसे ओपन एआई को फंड की ज़रूरत नहीं है। अब ओपन एआई तो लाइक दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई है ना एआई के अंदर, तो उसको फंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि जो छोटे मॉडल भी हैं, कुछ ऐसी कंपनीज या एपीआईज आपने देखी होंगी, लेकिन जो ज़्यादातर कंज्यूमर लेवल पे पहुंच गई हैं ना, वो बहुत ऊपर चली गई हैं। जैसे कोई डिफेन मिड जर्नी है, जैसे पिक्चरें क्रिएट कर रहा है, तो वो छोटी कंपनी नहीं है। इसी तरह कोई छोटी छोटी कंपनी भी, परप्लेक्सिटी देख लें, कोई भी कंपनी देख लें जो एआई में थोड़ा सा कंज्यूमर लेवल पे फ्री चीज़ दे रही है, तो या तो उसके पास बहुत अनलिमिटेड फंडिंग है, तो या फिर वो बहुत ग्रो कर गए, उसकी मार्केट कैप हो गई। देखें ओपन एआई के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओपन एआई के पास अब तो फंडिंग बहुत है, एक दूसरा उसके पास माइंडसेट बहुत है। यानी अगर आप देखें तो सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं व्हाट दे डूइंग। अब जैसे वो सोरा उन्होंने बना रहे हैं वीडियो मॉडल, अब जैसा रंग वो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, आप ऐसे सोचेंगे अब ये वीडियो आ गई तो क्या होगा, मॉडल आ गया। तो यानी उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो माइंडसेट है, उन्होंने जो लोग टीम बनाई हुई है, दे आर एक्सेप्शनल, उनसे कोई मैच नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि गूगल में अब देखो ना, गूगल ने जेमिनाई कब से लॉन्च किया हो, एक दफ़ा भी वो ओपन एआई से अच्छे रिजल्ट नहीं दे सके। उनके पास क्या चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है या क्या कमी है, लेकिन उसकी देखो अब चीज़ें कितनी अच्छी हैं। सही है? और कोई क्वेश्चन हो? ऑल सेट? अच्छा, अब हमने एक बुक खोली थी, इस बुक को मैंने आपकी रेपोजिटरी में रख दिया है, ठीक है। उस रेपोजिटरी से आपने देखना है। इस बुक का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाए, कुछ बहुत सारी, जैसे न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था, कुछ बेसिक्स भी हैं इसके अंदर, वो हमें, जैसे बिग डाटा क्या होता है, और नीचे डेफिनेशन लिखी, जैसे बिग डाटा रेफर टू अ डाटा दैट इज सो लार्ज, फास्ट और कम्प्लेक्स दैट इज डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टू प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। यानी एक डाटा होता है, एक बिग डाटा होता है। बिग डाटा वो कह रहा है कि आम ट्रेडिशनल मेथड से आप ना उसको प्रोसेस कर सकते हो, ना उसके ऊपर कोई डाटा साइंस अप्लाई कर सकते हो, तो उसको हम बिग डाटा बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स एआई, चेक पॉइंटर क्या होता है, चेक पॉइंटर डाटा दैट कैप्चर द स्टेट ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ मॉडल एट अ पर्टिकुलर टाइम। चेक पॉइंटर इनेबल एक्सपोर्टिंग मॉडल वेट्स, परफॉर्मिंग ट्रेनिंग अक्रॉस मल्टीपल सेशन एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग पास्ट एरर। वो कह रहा है कि अगर एक मॉडल ट्रेन हो रहा है, चेक पॉइंटर बीच में से स्नैपशॉट, जैसे स्क्रीन शॉट नहीं होता, एक चीज़ चल रही है उसमें से स्क्रीन शॉट ले लेना, तो ये चेक पॉइंटर क्या होता है, मॉडल ट्रेन हो रहा है। अब अज्यूम करो एक मॉडल ट्रेन हो रहा है, वो 1 महीने में ट्रेन होगा, महीने में आगे एंड पे एरर आ जाए तो क्या होगा, महीने की मेहनत ज़ाया। तो चेक पॉइंटर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक पॉइंट लिए था। चेक पॉइंट मतलब समझो वो अगर 10% ट्रेन हुआ था, 10% एक मॉडल बन गया, फिर 20% हुआ वो मॉडल। आप कोई भी मॉडल को टेस्ट कर सकते हो, यानी उसकी मल्टीपल आउटपुट वो पैदा करता रहता है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग, ताकि अगर एक भी लॉस हो जाए तो एटलीस्ट मेरे पास मल्टीपल होंगी, मैं कोई भी जाके यूज़ कर लूँगा। यानी इस तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो, डाटा सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा ग्राउंड ट्रूथ ऑफ आउटपुट दैट यू यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल बाय एग्जांपल। लाइक वो जो हम मशीन लर्निंग को डाटा देते हैं उसको हम एक्चुअली डाटा सेट बोलते हैं। डाटा डुप्लीकेशंस कि अगर पिक्चर के अंदर एक जैसी पिक्चर होंगी तो उसको वो क्या कहेगा, और डुप्लीकेट डाटा एआई को देना तो मतलब एआई का मॉडल कभी भी उस पर काम नहीं करेगा। यानी इस पे यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ रही हैं। फास्ट एआई, a library built on top of PyTorch for rapid prototyping and experiments. There is a
कंपेनियन कोर्स दैट टीच द फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग, यानी फास्ट एआई कह रहा है कि पाइटॉर्च जो बेस फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का, उसको मज़ीद फास्ट करने के लिए फास्ट एआई, जितना फास्ट एपीआई है इस तरह फास्ट एआई, गैन, जनरेटिव एआई, यानी इधर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चीज़ें हैं। तो हम लेबलिंग क्राइटेरिया, लेबलर सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, मेटा डाटा, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मॉडल ऑप्स, मॉडल साइज क्या होता है, न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, पॉलीगॉन, रेलू हमने पढ़ा था, बहुत सारी, यानी इसमें ट्रेनिंग डाटा सेट, ट्रांसफ़र लर्निंग, ट्रांसफार्मर। तो ये एक समझो कि बुक्स ही बनाई हुई है उसने, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो हम क्या कर लेंगे, या तो इसको कल पहले आगे थोड़ा सा, अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इस पर हम टाइम इन्वेस्ट करें, तो हम इसको एक दफ़ा फिर जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे सारी कीवर्ड्स को, अगर कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर ये आप लोग खुद कर लेंगे या चैट जीपीटी हेल्प कर लेंगे, दैट्स गुड। आपकी रेपोजिटरी के अंदर मैंने इसको पुश कर दिया है, जो जेंटी की आई वाली है उसमें बुक्स करके अंदर, उसमें मैंने ये बुक जो है वो डाल दी है टर्मिनोलॉजीज़ करके, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। ऑल सेट।